हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल हमारा विषय है और जिसका अध्याय नंबर 5 यानी पाठ क्रमांक 5 हमने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक वाइज। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के मैं आया हूँ कंप्लीट चैप्टर रिविजन, यानी इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उद्योग से संबंधित जितने भी कंसेप्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं उनको हम लोग अच्छे से एक साथ रिवीजन करेंगे, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में सारी चीज़ें जो है एक तरह से याद हो जाए। आपको ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है दोस्तों। हो सकता है कि ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हो। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा और पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें मैं आसानी से बता पाऊँ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, उद्योग होते क्या है। उद्योग जैसे ही दिमाग में कोई नाम चलता है कि इंडस्ट्री का नाम चलता है, उद्योग दिमाग में आता है, तो एक ही पिक्चर दिमाग में आता है कि बहुत बड़ी एक चिमनी लगी हुई, इसमें से धुआं निकल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें दिमाग में आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो ही रहा है बार बार, क्योंकि लगातार हम लोग टीवीज़ पर, लगातार हम लोग कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से ये चीज़ देखते हैं कि जब भी इंडस्ट्री देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ उत्पाद बनाती रहती है। इसका मतलब ये है कि उद्योगों का संबंध दोस्तों उत्पादन से है, उद्योगों का संबंध खनिजों के निष्कर्षण से है, और उद्योग धंधे ही जो है हम तक चीज़ों को बना करके पहुंचाते हैं, यानी सेवाओं से भी इनका संबंध तो है ही। कुल मिलाकर के बात यह है कि उद्योगों का जो मुख्यतः संबंध है वो उत्पादन से है, वस्तुओं के उत्पादन से है। हमारे रोज़मर्रा जीवन में जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी उद्योग से बनकर आई हो, चाहे वो कोई बड़ा उद्योग हो, चाहे छोटा सा झाड़ू की बात कर ले या अगरबत्ती की बात कर ले तो वो छोटा सा कुटीर उद्योग से ही क्यों ना आई हो। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उद्योग चाहे बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उद्योग से तात्पर्य क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत थी। जैसे हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया, उद्योग मतलब जो उत्पादन करता है, उद्योग मतलब जो खनिजों का निष्कर्षण करता है, उद्योग मतलब जिसका संबंध सेवाओं से है। इसका मतलब जो कच्चे माल को एक अच्छे उत्पाद के रूप में तैयार करके एक मूल्यवान वस्तु के रूप में बाज़ार में पेश करे, वही उद्योग कहलाता है। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि उद्योग में क्या क्या हमें आगे पढ़ना है। उद्योग का संबंध एक आर्थिक गतिविधि से, आर्थिक गतिविधि से मतलब आर्थिक गतिविधियां दोस्तों हमने पढ़ी थी, 3 तरह की आर्थिक गतिविधि से। तो कौन सी आर्थिक गतिविधि से? ये आपकी द्वितीयक आर्थिक गति से, द्वितीयक। तो द्वितीयक यानी माध्यमिक आर्थिक गतिविधि से है, और जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। यह द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण कहलाता है। उद्योगों को एक बड़े ही अच्छे नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम शब्द बोलते हैं, निर्माण, विनिर्माण, तो मैन्युफैक्चर से आता है, यानी विनिर्माण शब्द का भी कहलाता है ये। कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित करना ही उद्योगों का काम है। दोस्तों, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, अगर आप गन्ने का रस पीते हैं ना तो गन्ने से जो रस निकलता है आपको 10 रुपये में रस मिल जाता है, लेकिन उसी गन्ने से निकाली गई शुगर जब उत्पाद के रूप में आपके पास आती है तो वो आपको 40-50 रुपये किलो में मिलती है। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या अंतर हो गया। अंतर ये हो गया कि जब आप कच्चा माल लेते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन जब उससे उत्पाद निकाल के आपके पास भेजा जाता है तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो उसको मूल्यवान बना के और उपयोगी भी बना सकते हो, उसको आप कई महीनों तक सर्व कर सकते हो। क्या गन्ने के रस को निकालने के बाद आप उसको 2-3 महीने तक सिक्योर करके बाद में पी सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं सर, वो तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसको तुरंत ही पीना पड़ता है। लेकिन उसी गन्ने से बनाई गई शुगर जो उद्योग बनाते हैं उसको तो आप साल भर भी रखोगे घर में तो भी ख़राब नहीं होती है वो। उसको लगातार आप खाते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसकी एक्सपायरी बहुत लंबी होती है, 1 साल 2 साल जितना भी उसमें लिखा होगा। तो इस कहने का मतलब है कि उद्योग जो है कच्चे माल को अच्छे उपयोगी वस्तु के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि मानवों के लिए उपयोगी होती है, ऐसा कह सकते हैं। तो हमारे जीवन में उद्योगों का जो महत्व है दोस्तों, वो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन में उद्योगों का महत्व क्या है। उसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं दोस्तों। आपके सामने एक पूरा इंडस्ट्री का पूरा एक डेमो दिया हुआ है यहाँ पर फोटोज़ के माध्यम से,
कि कैसे आप जो किताब पढ़ते हैं, कैसे हम लोग जो कॉपियाँ में जो हमारा नोट्स बनाते हैं वो कहाँ से आती होगी, उसकी प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो इन पेड़ों को काटा जाता है। हालांकि पेड़ों को काटना सही तो नहीं है, लेकिन हम हमारी आवश्यकता की पूर्ति के पीछे किसी भी चीज़ को, प्रकृति को देखते तक नहीं है, और इसी कारण से हमने लगातार प्रकृति को नकारा है, जिसके रिजल्ट आज हम लोग देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर के। आम गर्मी से ज़्यादा हो रही है, आम ठंडी से ज़्यादा गिर रही है। जलवायु परिवर्तन को तो हम लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है इस प्रोसेस को समझने की। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो ट्री जो होते हैं, पेड़ों को काटा जाता है। पेड़ों को काट करके एक ट्रक में लाद करके उसको परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पल्प मिल, यानी लुगदी की मिल जो होती है, लुगदी जो बनाई जाती है ना, जो लुगदी की जो मिल होती है वहाँ पहुँचाया जाता। उस लुगदी की मिल से वो लुगदी कच्चा माल तैयार करके पेपर मिल में भेजा जाता है। उसी लुगदी से वो पेपर मिल जो होती है, पेपर का कारखाना जो होता है, कागज़ का कारखाना जो होता है, ये कागज़ का कारखाना उस पल्प को, यानी उस लुगदी को कागज़ में परिवर्तित कर देता है। और फिर ये कागज़ जो है प्रिंटिंग प्रेस के पास, प्रिंटिंग जो मशीनें होती है जो अलग अलग प्रकार की किताबें प्रिंट करती हैं, जिसमें स्याही के माध्यम से आपके सामने जो किताबें लिखी आती है, सारा कलरफुल प्रिंटर वगैरह सब कुछ इसमें होता है। तो इसके बाद प्रिंटर के पास जाता है। प्रिंटिंग मशीन क्या करती है? उसको बेहतरीन किताब के रूप में परिवर्तित करके और आप तक पहुंचाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर अखबार पढ़ रहा है, कोई यहाँ पर किताब पढ़ रहा है, कोई डायरी पढ़ रहा है। तो सारी चीज़ें जो आपको कागज़ से मिल के बनी होती है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दोस्तों वापस से जो पेपर आप लोग बेच देते हो, रद्दी वाला, कई बार आपने देखा होगा आपके घर के नीचे चिल्लाते हुए रद्दी वाला आता है। आप अपनी पुरानी किताबें जो आपके इस्तेमाल की नहीं होती हैं वो उस रद्दी वाले को दे देते हैं। वो रद्दी वाला क्या करता है? दोबारा से उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देता है। रिसाइकलिंग मतलब उसकी स्याही ख़त्म करके जैसे तैसे उसको वापस से पेपर में कन्वर्ट किया जाता है और दोबारा से उस सारे रिसाइकल करके उसको पेपर मिल को भेज देते हैं। दोबारा से पेपर मिल फिर से कागज़ बना करके फिर से प्रिंटिंग प्रेस में दे देता है। तो ये रिसाइकल चलता रहता है दोस्तों, और पेड़ों की कटाई भी इसमें चलती रहती है। क्यों? क्योंकि लगातार जनसंख्या के बढ़ने से, लगातार लोगों की शिक्षा की ओर अग्रसर होने की वजह से हमें लगातार कागज़ की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि कागज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कागज़ का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल तरकीब से करना चाहिए। तरकीब से मतलब सदुपयोग करना चाहिए, ज़्यादा कागज़ ख़राब नहीं करना चाहिए, गलतियाँ कम करें। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि गलतियाँ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा गलतियाँ करोगे, ज़्यादा पेज भरोगे। इस तरह से लिखें कि आपका काम भी हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए आप कागज़ भी व्यवस्थित बचा के रखें। इसको यहाँ पर शब्दों में भी बयां किया गया है। जैसे पेड़ है तो पेड़ से कास्ट या लुगदी में परिवर्तन किया जाता है। फिर वो लुगदी और जो कास्ट होती है उसको भेजा जाता है, एक कास्ट और लुगदी को रसायन में मिला करके, एक द्रव्य में मिला करके उसको मशीन, कागज़ वाली मशीन यानी मिल में भेजा जाता है। कागज़ मिल में, कागज़ मिल प्रेस में भेजती है और प्रेस आपको एक अच्छा आपको अभ्यास पुस्तिका के रूप में आप तक पहुंचाती है। तो ये पूरी प्रोसेस तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके अलावा कुछ और उद्योग, अब ऐसा नहीं खाली उद्योग का संबंध जो है वो केवल द्वितीय क्षेत्र से है। कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र से भी। जैसे फॉर एग्जांपल लोहा इस्पात उद्योग जो है ये वस्तु का उत्पादन करता है। ये वस्तु का उत्पादन करता है तो ये क्या है? ये दोस्तों द्वितीयक उद्योग है। हम लोगों ने समझा था कि कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक उद्योग, 3 तरह के उद्योग होते हैं। तो तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए। तो लौह इस्पात उद्योग तो आप समझते हैं। लौह इस्पात उद्योग क्या है? इसमें वस्तु का उत्पादन होता है। जबकि दूसरा जो उद्योग उसमें क्या लिखा हुआ है? कोयला खनन। मैंने आपको बताया था कि कोयला निकालना या खनिज संपदा को निकालना, खनन करना, ये खनन है क्या? ये खनन क्या होता है दोस्तों? ये जैसे कोयला निकाल रहे हैं हम लोग, तो खनन जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया है। ये प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण हो गया। तीसरा है पर्यटन। पर्यटन उद्योग जो होते हैं या पर्यटन जो इंडस्ट्रीज होती है पूरी, इसका संबंध सेवा देने से है। तो पर्यटन जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। ये है तीनों उद्योग, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे के सारे उद्योग जो है उसका संबंध द्वितीय क्षेत्र से हो। इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया है कि ये उद्योग जो है कुछ प्राथमिक क्षेत्र के होते हैं, कुछ द्वितीय क्षेत्र के होते हैं और कुछ तृतीय क्षेत्र के होते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि किस तरह से एक उद्योग अपना काम व्यवस्थित तौर पर करता है। समझते हैं आगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया या किस आधार पर किया गया, यह समझते हैं।
तो देखिए उद्योगों का वर्गीकरण जो है वो निम्नलिखित 3 आधार पर किया गया है। 3 आधार पर कौन कौन से आधार है, मैं आपको 3 आधार बता देता हूँ। पहला जो आधार है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं कच्चे माल के आधार पर, कच्चा माल, जिसको हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया गया। एक तो किया गया कच्चे माल के आधार पर, और जो दूसरा किया गया है वो किया गया है आकार के आधार पर कि उद्योगों का आकार दोस्तों कितना बड़ा है, क्या बड़ा उद्योग है या छोटा उद्योग है। और जो तीसरा वर्गीकरण, जो तीसरा विभाजन है उसको हम लोग बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। यानी उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है वो निम्नलिखित 3 आधार पर किया जाता है, कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो तीनों को समझते हैं दोस्तों एक एक करके कि क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। कच्चा माल मतलब, कच्चा माल मतलब उद्योगों में जो रॉ मटेरियल, उद्योगों में उत्पाद बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है जिस माल की, उसको हम लोग बोलते हैं कच्चा माल। जैसे मान लो कि कपड़ा बनाने वाली कंपनी को क्या बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, कैसे बनाएगा कपड़ा, उसके पास पैसा है, पानी, विद्युत, मजदूर सब कुछ है, लेकिन बनाना है किस चीज़ का बनाएगा, तो बनाने के लिए उसको पहले क्या चाहिएगा, उसको चाहिएगा ना कपास, जूट या रेशम, सिल्क कुछ तो चाहिए, या ऊन। ये सारे कच्चे माल के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं ना कपड़ों के लिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो कपास है वो क्या है, वो कपड़ों के लिए कच्चा माल है। तो कपास की ज़रूरत तो पड़ेगी ना दोस्तों। तो कपास की ज़रूरत पड़ेगी तो कपास आएगा कहाँ से, कपास कहाँ से आता है, कपास खेती से आता है दोस्तों। किसान कपास उगाता है और कपास की खेती भारत में महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और इसी वजह से सूती वस्त्र उद्योग भी सबसे ज़्यादा वहीं पर पनपे हैं दोस्तों। शुरुआत में वहीं पर पनपे थे, आज तो भारत के कई कोनों में है, लेकिन शुरुआत में वहीं पनपे थे। तो मैं कह सकता हूँ कि कपड़ा बनाने के लिए कपास की ज़रूरत पड़ती है, और कपास क्या है, वो कपास कच्चा माल है। ये कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, ये खेती से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है वो किस पर आधारित उद्योग है, उसको बोल सकते हैं हम लोग कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में वनस्पतियों पर निर्भर करता है, कृषि आधारित उद्योग में फसलों के कच्चे माल पर निर्भर करता है। तो ऐसा कह सकते हैं हम लोग। बात समझ में यहाँ तक आ गई आपको। नेक्स्ट है दोस्तों समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग मतलब मान लो कोई इंडस्ट्री क्या कर रही है, समुद्र से, मान लो टाटा नमक तो आप सब जानते हैं ना, मान लो भैया टाटा नमक बना रहा है, टाटा नमक सब लोग खाते भी हैं, टाटा नमक बना रहा है। तो टाटा नमक बनेगा किस चीज़ से, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, कहाँ से बनेगा ये, तो नमक जो आता है वो कहाँ, समुद्र से आएगा। इसका मतलब जो टाटा की नमक वाली कंपनी है, जो नमक उद्योग है, वो किस आधार का उद्योग है, उसका आधार क्या है, समुद्र आधारित उद्योग है। इसमें महासागर से जो भी उत्पाद मिलते हैं उससे वो चीज़ें बन सकती है। जैसे टाटा नमक का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते दोस्तों, तीसरा वाला वन आधारित उद्योग। मान लो कोई बुक या कोई पेपर बनाने वाली कोई दैनिक भास्कर, मान लो दैनिक भास्कर समझ लो, दैनिक भास्कर सब लोग पढ़ते भी है, द हिंदू, दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर जो छापने वाली कंपनी है, आपके पास दैनिक भास्कर नाम का एक पेपर आता है। तो सोचा है पेपर कहाँ से आ रहा है, कुल मिलाकर के दैनिक भास्कर को पेपर छापने के लिए क्या चाहिएगा, कागज़ तो चाहिएगा ना। वो कागज़ कहाँ से मंगाए, किसी उद्योग से मंगाएगा। तो वो उद्योग वो कागज़ बनाता किस चीज़ से, वो बनाता है लुगदी से, पेड़ों को काट के। वन आधारित उद्योग है। इसका मतलब दैनिक भास्कर जिस पेपर को छाप कर आप तक पहुंचा रहा है, वो पेपर कहाँ से आ रहा है, वो पेपर जिस कच्चे माल के रूप में आ रहा है, वो कच्चा माल किससे संबंधित है, वनों से संबंधित है। इसलिए पेपर से संबंधित सारे उद्योग का कच्चा माल क्या होगा दोस्तों, वो होगा कागज़, और वो किस आधारित होगा, वन आधारित उद्योग कहलाता है। आखिरी बचा हुआ है खनिज आधारित उद्योग। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जमशेदपुर में कंपनी है जिसका नाम है टिस्को, इसके बारे में आपने एनसीईआरटी में ज़रूर पढ़ा होगा। एनसीईआरटी में आपने नहीं पढ़ा होगा तो मेरे वीडियो अगर देख लिए हैं पहले वाला तो उसमें ज़रूर सीख लिया होगा, क्योंकि हमने इस पर चर्चा की है पहले भी। टिस्को एक कंपनी है जो झारखंड के जमशेदपुर में बसी हुई है। ये करती क्या है, ये बनाती है दोस्तों इस्पात मतलब लोहा बनाती है।
इस्पात बनाती है, लोहा इस्पात बनाती है। इस्पात जो होते हैं इसकी चादरें बनती है, बहुत सारे लोहे की चीज़, लोहे के जितने भी साज सामान बनते हैं सब इसी से बनते हैं। तो इसको टिस्को को इस्पात बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इस्पात आता कहाँ से? लौह अयस्क से आता है। और लौह अयस्क कहाँ से निकलता है? उसको ज़मीन के अंदर से निकालना पड़ता है, वो खनिज होता है। और इसी वजह से इस्पात उद्योग जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। इस प्रकार कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो भाग आप देख सकते हैं। पहला भाग कृषि आधारित उद्योग, दूसरा भाग समुद्र आधारित उद्योग, तीसरा भाग वन आधारित उद्योग और चौथा भाग खनिज आधारित उद्योग है। तो यहाँ तक आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका और डिस्क्रिप्शन चाहे तो पढ़ सकते हैं। जैसे कृषि आधारित उद्योग में क्या हो रहा है, कच्चा माल जो मिल रहा है वो वनस्पति, जंतु उत्पाद और फसलों जैसे खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी, इन सब के लिए काम आता है कृषि संबंधी जो उद्योग होते हैं वो। खनिज आधारित उद्योग में क्या होता है, ये प्राथमिक उद्योग कच्चा माल, खनिज अयस्क हैं, इनके उत्पाद दूसरे उद्योगों के पोषण हैं, इनके उत्पाद दूसरे उद्योगों को पोषण। इसका मतलब ये है कि खनिज के आधारित उद्योग जो भी चीज़ बनाते, जैसे इस्पात बना रहा है, लोहा बना रहा है, अगर मैं बोलूँ कि टाटा कंपनी लोहा नहीं बनाएगी तो बाकी दूसरी कंपनियाँ कुछ भी बनाएगी, तो बनाने के लिए मशीन तो चाहिए ना। और मशीन किस चीज़ से बनती है? वो इस्पात से बनती है। जब तक टाटा इस्पात नहीं बनाएगा, जब तक टाटा स्टील, टाटा लोहा नहीं बनाएगा, तब तक कोई कंपनी मशीन कैसे बना पाएगी? क्योंकि मशीन तो उसी से बनती है ना। इसलिए बोलते हैं इसको कि ये खनिज आधारित उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए पोषण होते हैं। दूसरे उद्योग इसी पर चलते, कोर इंडस्ट्रीज बोलते हैं इनको, मेरुदंड बोलते हैं आधुनिक उद्योगों का। अन्य उत्पादकों के निर्माण जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री आदि सभी खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं। समुद्र आधारित उद्योग में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल आता है। मछली का तेल निकालना, समुद्र से बहुत सारी खाने की चीज़ें होती है, बहुत सारे सी फूड होते हैं जिसको लोग खाते हैं। भारत में तो मछलियाँ और कुछ चीज़ें खाते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे सी फूड्स होते हैं जो समुद्र के जीव जंतुओं को भी लोग जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। वो उनकी भोजन करने की वो तरीका है। हम लोग शाकाहारी हैं तो शाकाहारी भोजन करते हैं, जो लोग मांसाहारी हैं वो मांसाहारी भोजन करते हैं। वन आधारित उद्योग की बात करें तो लुगदी से कागज़ बनाना ये वन आधारित उद्योग है। औषधि बनाना, रसायन बनाना, फर्नीचर बनाना, आपके घर में जो भी टेबल, कुर्सी और जो भी आपके सोफ़ा वगैरह और डाइनिंग टेबल बनी हुई है, सोचो वो किस चीज़ से बनी हुई है? सब प्लाई से बनी हुई है। प्लाई से बनी हुई तो प्लाई आता कहाँ से है? वो उस उद्योग से आता है जो प्लाई बनाता है। और उस उद्योग को प्लाई से कहाँ से आ रहा है? वनों से काट कर जो लकड़ी लाई गई वहाँ से आ रहा है। दूसरा जो हमारा वर्गीकरण है दोस्तों वो है आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण समझना है हमें। आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कैसे? आकार मतलब बड़ा छोटा हो सकता है। आकार मतलब तो एक ही चीज़ होती है ना, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो आकार का मतलब ये हो गया कि मान लो अब बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस कैसे हो सकता है? कोई उद्योग बड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने बड़ा अमाउंट लगाया होगा। अगर मैं बोलूँ कि किसी ने 1000 करोड़ रुपए लगाए हैं किसी बिज़नेस में तो बड़ा बिज़नेस हो गया। किसी ने कुछ करोड़ या किसी ने लाखों रुपए लगाए तो उसका बिज़नेस बहुत छोटा हो गया। तो सबसे पहली जो बात उद्योग के आकार की आती है तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि निवेश की गई पूंजी कितनी है। जो पूंजी सबसे पहले लगाते हैं, मान लो मैं छोटी सी दुकान खोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए लेकर उठा करके मार्केट से या अपने घर से लगा करके छोटा सा बिज़नेस शुरू करता हूँ। कुछ भी बनाता हूँ, अगरबत्ती बना रहा हूँ या जो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ बना रहा हूँ या झाड़ू वगैरह बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो ये छोटा सा उद्योग हो गया। लेकिन अगर मेरे पास 1000 करोड़ या ज़्यादा 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए हैं तो फिर मैं बड़ा सा बिजनेस करने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा बड़ा बिजनेस करूंगा तो उसको बोलूँगा क्योंकि निवेश की राशि ज़्यादा है ना। तो निवेश की राशि के आधार पर आकार बड़ा या छोटा हो जा सकता है। दूसरा ये कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उद्योग उतना ज़्यादा बड़ा होता है। अगर लोग कम है इसका मतलब आपका उद्योग छोटा सा है। अगर 2 ही लोग उद्योग में काम कर रहे हैं, अगरबत्ती बनाने के लिए घर में 2 ही लोग काम कर रहे हैं, पति पत्नी काम कर रहे हैं, तो उद्योग बहुत छोटा है। क्योंकि उसमें रोजगार लेने वालों की संख्या बहुत कम होती है। इसका मतलब नियोजित लोगों की संख्या भी आकार पर निर्भर करती है। किसी उद्योग का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश की गई पूंजी की राशि कितनी है। किसी उद्योग का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि नियोजित लोगों की संख्या कितनी है। और किसी उद्योग का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि उस उद्योग से जो उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है। पता चला कि एक दिन में केवल 1 टोकरी ही उत्पादन हो रहा है तो बहुत छोटा सा उद्योग है वो, कुटीर उद्योग जो घर से काम हो रहा है। लेकिन वही जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो 2-2 घंटे में या
और आज जापान वगैरह तो और फास्ट चलते हैं कि हर 2.5 घंटे या हर 2 घंटे ऐसा कुछ है कि एक ट्रैक्टर बना के खड़ा कर देते हैं, जिसको बनाने में एक इंसान को सालों तक लग सकते हैं, वो 2.5 घंटे में कंप्लीट करके बाहर निकाल देते हैं कंपनी से। इतने ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही। मैं तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस पर सर्च मत कर लेना कि 2.5 घंटे की क्या है। एक एग्जांपल के तौर पे कि एक भारी मशीन वाला उद्योग जो होता है, एक बड़ी से बड़ी चीज़ कितनी जल्दी बना देता है। जहाज़ बना देते हैं, कुछ 1-8 महीने में जहाज़ तक बना देते हैं, जिसको बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि उसको बनाने में हमें सालों भी लग सकते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपके उत्पादन की मात्रा कितनी है, यह निर्भर करता है कि आपका उद्योग का आकार कैसा है। तो 2 ही आकार होते हैं दोस्तों, एक होता है बड़ा उद्योग, एक होता है छोटा उद्योग। तो बड़े उद्योग और छोटे उद्योग में अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि जैसे सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं लघु आकार के उद्योग, और बड़े वालों को बोलते हैं वृहद आकार के उद्योग। इनमें अंतर क्या? अंतर ये है, तो ये जो होते हैं कहलाते हैं कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब छोटे स्तर पर उद्योग, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, घर के ही लोग काम करते हैं, ज़्यादा रोजगार वाले लोग होते नहीं है, पूंजी बहुत कम होती है। यहाँ पर पूंजी निवेश बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि भाई हजारों लाखों लोगों को ये रोजगार दे सकते हैं। लघु उद्योग में जो सारा निर्माण होता है वो काई से होता है, वो सब हाथों से निर्माण करते हैं, जबकि यहाँ निर्माण कार्य जो होता है वो तकनीकी से होता है। प्रयुक्त उच्च स्तरीय तकनीकी जो है, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये लघु उद्योग का उदाहरण है, जबकि वृहद उद्योग का उदाहरण है ऑटोमोबाइल बनाना, भारी मशीनें का उत्पादन करना। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? ये सारी चीज़ें आ जाएगी वृहद उद्योग में। उसके अलावा कम पूंजी और कम प्रौद्योगिकी का उपयोग, कम से कम पूंजी लगती है लघु उद्योग में, और कोई बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। छोटी मोटी काटने वाटने में कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते, बाकी ये छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सारा काम ऑटोमेटिक होता है, मशीनें होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने, कई कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के हैं। तो देखो ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सब घर पे बनाई गई चीज़ें हैं जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। और वृहद उद्योग तो आप जानते हैं, इस्पात बनाना, मशीनें बनाना, कार, बाइक्स, मोटर कार, ये सारी चीज़ें जो है बड़े उद्योग में आती है। लेकिन छोटे छोटे उद्योग में अक्सर आप देखते हो, आपको रंगीन रंगीन से कप दिखाई देते हैं, छोटी छोटी टोकरियाँ दिखाई देती हैं, ये मार्केट में एम्ब्रॉयडरी वाले जो काम दिखाई देते हैं, सारे क्या होते हैं? सारे के सारे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये इतने ज़्यादा मार्केट में उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो बहुत कम मात्रा में इनका उत्पादन होता है, क्योंकि उत्पादन की जो रेट है वो बहुत धीमी है, और इन लोगों को जितना मेहनत करते हैं उतना मिल नहीं पाता है। इस वजह से हमारे देश में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जो है वो अच्छे से चल नहीं पाए। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? स्वामी मतलब होता है मालिक, मालिकाना हक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जिस घर में रह रहे हैं, अगर आप अपने पिताजी से पूछोगे, उनसे पूछना है कि ये घर किसके नाम पे है, तो वो आपको शायद ये बता पाए, वो बोलेंगे कि ये घर मेरे नाम पे है या उनके पिताजी के नाम पे। इसका मतलब उसका स्वामी कौन हो गया? उसके स्वामी वो स्वयं हो गए। अगर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर के किसी ज़मीन या किसी भी उद्योग के स्वामी होते हैं तो उसको निजी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि वो आपका निजी हाउस हो गया। लेकिन मान लो आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है और गवर्नमेंट की तरफ से या किसी पुलिस की नौकरी में है या किसी भी ऐसी नौकरी में है, गवर्नमेंट नौकरी में, जिसमें सरकार आपको रहने के लिए क्वार्टर प्रदान कर रही है, रहने के लिए घर प्रदान कर रही है, तब आप अपने पिताजी से पूछोगे यही सेम क्वेश्चन कि पिताजी ये घर किसके नाम पे है, तो पिताजी बोलेंगे घर मेरे नाम पर नहीं है, ये सरकार के नाम पर है, ये सार्वजनिक है। इसका मतलब जब हम चले जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, इस घर पर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं है, जबकि ये पब्लिक के लिए सरकारी है। तो उसका स्वामित्व को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सार्वजनिक संपत्ति। इसी वजह से जिस उद्योग पर सरकार का पूरा अधिकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। और जिस उद्योग पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, उसको बोलते हैं निजी क्षेत्र के उद्योग, जिस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, सरकार का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप 8वीं पढ़ने के बाद 12वीं करने के बाद किसी कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज जब लोग चूज़ करते हैं ना, सबको पता होगा कॉलेजेस के बारे में, कॉलेज क्या होते हैं, महाविद्यालय क्या होते हैं। जब हम लोग कॉलेज चूज़ करते हैं तो होता क्या है, जब भी हम लोग कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमें प्राइवेट कॉलेज चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट निजी क्षेत्र वाला हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो सार्वजनिक वाला हो गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे विद्यालय भी होते हैं जिसमें लिखा होता है, जैसे ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें लिखा होता है ऑटोनॉमस कॉलेज। ऑटोनॉमस मतलब
इसका मतलब है वो अर्धशासकीय कॉलेज होता है। इसका मतलब वो पूरी तरह से शासकीय नहीं होता है, उसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के द्वारा उसका संचालन किया जाता है। तो उद्योगों में भी कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें सरकार भी शामिल होती है और निजी लोग भी शामिल होते हैं। तो सरकार और व्यक्ति दोनों के द्वारा किया गया शामिल में किया गया जो इन्वेस्टमेंट और जो उद्योग धंधा खोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। उसके अलावा बचते हैं सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग में सरकार भी हालांकि कुछ हद तक हेल्प करती है बाहर से, लेकिन इस सहकारी क्षेत्र के उद्योगों की जो स्थापना की जाती है वो कुछ लोगों के द्वारा की जाती है। किसी एक व्यक्ति, स्वामी कोई उसका व्यक्ति नहीं होता, जबकि ग्रुप होता है बहुत बड़ा। उसमें क्या होता है, सभी लोग मिलकर के कुछ कुछ हिस्सा अपना इन्वेस्ट करते हैं और उससे वो पूरे समाज में कुछ अच्छा प्रोडक्शन करके कुछ चीज़ें देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेयरी प्रोडक्ट जो आते हैं आजकल, अमूल हो गया, सांची हो गया, ये क्या है, ये सहकारी समिति है। इसमें क्या किया, जो लोग खुद दूध निकालते थे या दूध प्रोडक्ट गांव-गांव तक भेज रहे होते, उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के ग्रुप बना लिया और ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, सब लोगों को अच्छा सा दूध पाउच के रूप में प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी लोग उत्पादक थे उन्हीं लोगों ने इन्वेस्ट करके एक कंपनी बना ली जिसका नाम था आनंद मिल्क यूनियन जो लिमिटेड, जो अमूल जो है आज आपके सामने है, वो बनाया गया था। इंडिया का सबसे बड़ा दूध का ब्रांड है दोस्तों। उसके अलावा सांची भी आ गया है, सुधा डेयरी भी आ गया, ऐसे बहुत सारे, और सौरभ दूध आ गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के दूध जो है भारत में दूध डेयरी प्रोडक्ट चलते हैं। ये सब क्या है, ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग है। यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। यानी स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है ये हमने यहाँ पर समझा। एक एक करके सभी चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, उद्योगों का स्वामित्व और संचालन, ये चीज़ ध्यान रखना है। स्वामित्व और संचालन कौन कर रहा है, तो निजी मतलब क्या, एक निजी व्यक्ति करेगा। स्वामित्व एवं संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उदाहरण जैसे टाटा और रिलायंस कंपनियां जो है ये किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है। रिलायंस जो है वो आप बोलोगे ना कि भाई मुकेश अंबानी साहब की है रिलायंस, तो एक इंसान की अकेले की है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन सरकार द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन और स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास में होता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल जो कि हेलीकॉप्टर बनाती है, लड़ाकू यान तक बना सकती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी किस तरह का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है जिसको आप देख सकते हैं। ये रिलायंस आपका हो गया और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक फोटो हो गया। तो इसमें ये दोनों के दोनों जो है एक निजी क्षेत्र का उदाहरण है और एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग संयुक्त क्षेत्र के उदाहरण की बात करते हैं। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है, स्वामित्व और संचालन की बात करूंगा, बस इस पे ध्यान देना। स्वामित्व और संचालन कौन कर रहा है, सरकार भी कर रही है, राज्य भी कर रहे हैं और व्यक्ति दोनों के द्वारा हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। जैसे मारुति उद्योग क्षेत्र जो है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। जो मारुति आप लोग देखते हैं वो सारी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में आते हैं। सरकारी क्षेत्र की बात करें तो सहकारी क्षेत्र में क्या आते हैं, सहकारी, सरकारी अलग होता है, सहकारी अलग होता है। इसमें क्या होता है, स्वामित्व और संचालन कौन करता है, खुद वो जो कच्चे मालों के उत्पादक होते हैं। कच्चे माल के उत्पादक मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग खुद दूध बेचते हैं, जिनके खुद की अपनी गायें हैं, डेयरियां हैं, वो लोग खुद इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि हम लोग इतना दूध दे रहे हैं, हमें इतना शेयर मिलना चाहिए। तो या तो वो उत्पादक खुद इसमें संचालन या स्वामित्व करेंगे, या पूर्तिगारों यानी जो उनके बीच में कोई बिचौलिया हुआ जिसने किसानों से दूध ले लिया और वो दूध सप्लाई कर दिया अमूल को, ऐसा कुछ, या कामगारों या उसमें काम करने वाले, दोनों के द्वारा होता है। इन लोगों के द्वारा ही अगर संचालन हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सहकारी क्षेत्र का उद्योग। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, सुधा डेयरी सहकारी समिति, एक सुधा डेयरी सहकारी समिति भी है, सांची का नाम भी आपने सुना होगा, और सौरभ भी है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग, अगर आपके क्षेत्र में कोई अलग प्रकार का दूध चल रहा हो तो उसको भी आप इसमें जोड़ सकते हो, क्योंकि डेयरी वाले जितने भी एजेंसीज है सारी की सारी दोस्तों सहकारी क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर हमने स्वामित्व के आधार पर तो अच्छे से समझ लिया कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने आधार पर बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर हमने वो 4 प्रकार पढ़ लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना उद्योग खोलना है, या आप बिजनेसमैन बनने वाले हो इन फ्यूचर और आपको उद्योग धंधा खोलना, तो आप क्या करोगे, आप उद्योग खोलने के लिए आपको क्या चाहिए, मुझे
मुझे कुछ तो चीज़ चाहिए, मुझे उद्योग, मुझे इंडस्ट्री, मुझे बिजनेस करना है। मुझे ना नौकरी करना है, ना मुझे आईएएस बनना है, ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे केवल बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए वो चाहिए पूंजी। पूंजी नहीं तो बिजनेस नहीं, पूंजी है तो बिजनेस है। तो अगर मेरे पास पैसा है तो डेफिनेटली मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो पैसा है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? पैसे से मैं खरीदूंगा भूमि, ताकि मुझे बिजनेस करने के लिए, कारखाना बनाने के लिए एक बड़ा सा क्षेत्र मिल जाए। भूमि मैंने ले ली, ठीक है। भूमि के बाद मैं क्या देखूंगा? भूमि के बाद मैं देखूंगा कि भाई भूमि के बाद पूंजी तो है ही, पूंजी से मैंने बड़ा सा एक मॉल तैयार कर लिया, बड़ा सा बिल्डिंग तैयार कर लिया, जिसमें सारी चीज़ें, मशीनें वगैरह सब कुछ ला दी, ठीक है। यहाँ तक भी हो गया, क्योंकि पूंजी से सब कुछ हो सकता है। उसके बाद मुझे सरकार से ज़रूरत पड़ेगी, सरकार को बोलूँगा मुझे बिजली चाहिए। बिजली नहीं मिलेगी, अगर सरकार बोलेगी नहीं आपको बिजली यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाएगी, आपने गलत जगह पर बिजनेस डाल दिया, तो बिजनेस क्या हो जाएगा? फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए पहले ही पता करना पड़ता है कि क्या आपको बिजली की आपूर्ति वहाँ पर होगी कि नहीं होगी, वो भी ज़रूरी है। उसके अलावा बिजनेस करने के लिए कारखानों में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो बहता हुआ जल चाहिए उसमें, यानी पानी चाहिए। बहता हुआ जल चाहिए यानी पानी चाहिए, तो वो कहाँ से लाओगे आप? इसका मतलब आसपास क्या होना चाहिए? नदी तो होना चाहिए। तो जल की आवश्यकता भी ज़रूरत पड़ती है इसमें। जल नहीं तो कुछ भी नहीं, जल नहीं रहेगा तो ये कर ही नहीं पाओगे आप। इसका मतलब जल बहुत ज़रूरी हो गया है। या तो आपके आसपास क्या होना चाहिए? नदी होना चाहिए। ये भी हो गया, ये सारा काम हो गया, सब कुछ कर लिया। तो फिर उद्योग धंधा चलाने के लिए आप क्या करोगे? भर्ती करोगे ना श्रमिकों की, तो श्रम भी तो चाहिए। बिना श्रम के कुछ भी काम नहीं हो सकता। अब मान लो आपने प्रोडक्ट बना लिया और प्रोडक्ट को बाजार में बेचना है, तो क्या करोगे? पहली बात तो मान लो पता चला कि आपने कोई बिजनेस खोला है। मान लो मैंने कीपैड वाले मोबाइल का बिजनेस खोला है, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं इस समय उसका बिजनेस खोल रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस वो चलेगा जिसकी मांग बाजार में है। अगर बाजार में कीपैड वाले मोबाइल की मांग नहीं है, बाजार में स्क्रीन टच मोबाइल की मांग है, तो मैं इस दौर में जब सारे लोग स्क्रीन टच मोबाइल खरीदते हैं, तब मैं वो कीपैड वाला मोबाइल बनाने की इंडस्ट्री क्यों डालूंगा? तो ये तो समझना पड़ेगा ना। तो बिजनेस को करने के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो समझना होता है कि क्या बाजार में उस चीज़ की अभी मांग है कि नहीं है। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि किस चीज़ की मांग है। कपड़े की मांग कभी ख़त्म नहीं होती, मैं कपड़ा का बिजनेस ही खोलूँगा फिर, कपड़ा के बिजनेस। लेकिन इसमें कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा है, चलेगा। कपड़ा का बिजनेस खोल दिया, ठीक है। बाजार भी हमारे अनुकूल था, बाजार में भी काफ़ी मांग बढ़ गई है, ठीक है। लोगों के पास पैसा आ गया, बाजार मांग बढ़ गई। अब क्या है, मेरे द्वारा उत्पादित किया गया प्रोडक्ट मुझे कहीं तो भेजना होगा। कैसे भेजूंगा? तो भेजने के लिए ट्रक चाहिए, रेल चाहिए। इसका मतलब परिवहन की आवश्यकता भी पड़ेगी। परिवहन के साथ साथ एक और चीज़ चाहिए, संचार जाल, क्योंकि उससे पता चलेगा ना कहाँ पर कितनी डिमांड है। कैसे पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट कहाँ बेचना है? फ़ोन पर सारे काम हो जाते हैं। इसका मतलब ये सारे जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं बिजनेस को करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और वो के वही फैक्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका मतलब बिजनेस करना है तो क्या चाहिए? बिजनेस करना है तो हमें पूंजी चाहिए, बिजनेस करना है तो हमें श्रम चाहिए, बिजनेस करना है तो भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, बिजनेस करना है तो विद्युत की आपूर्ति चाहिए, बाजार अनुकूल होना चाहिए, जल की ज़रूरत पड़ेगी, परिवहन की आवश्यकता होगी, संचार जाल की आवश्यकता होगी। देखो कितने आसानी से हमने इस चीज़ को समझ लिया। तो उद्योग धंधा खोलना नहीं है आसान, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें क्या है, ये है। और जिस जगह पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध होगी दोस्तों, दुनिया के उसी कोनों पर सबसे ज़्यादा उद्योग होंगे। यही बात ध्यान देने के लिए मैंने यहाँ पर नोट करवाई है कि उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। तो सरकार अभी क्या कर रही है? सरकार ने देखा कि ज़्यादातर उद्योग कहाँ मिल रहे हैं, उद्योग आकर्षित होते हैं इन चीज़ों की ओर, और ये सारी की सारी चीज़ें उद्योगों को शहरों के आसपास मिल जाती है। इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा उद्योग शहरों के निकट या शहरों के अंदर ही स्थापित कर दिए थे। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार ये सोच रही है कि यार शहरों में अगर उद्योग ज़्यादा होंगे तो लोग गाँवों से भाग भाग के शहरों की ओर आ जाएंगे। लोग जब गाँव को छोड़ करके शहरों की ओर आएंगे तो शहर तो भर जाएंगे, लेकिन गाँव खाली हो जाएगा। और इन गाँवों में दोबारा वही चीज़ लाने के लिए दोबारा से सरकार क्या कर रही है? सरकार को ये सारी चीज़ें गांव के आसपास उपलब्ध करानी होगी। जिससे क्या फ़ायदा होगा? जिससे फ़ायदा होगा कि उस आसपास के सारे गांव के लोगों का विकास होगा, उन सारे गांव के लोगों को श्रम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, और गांव का स्टेटस ऊपर हो सकता है। इसी वजह से दोस्तों लगातार सरकार पिछड़े क्षेत्रों में, जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए वहाँ पर उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन खाली प्रोत्साहन
प्रोत्साहन देने से उद्योग नहीं लग जाएंगे, उनको इसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए बुलाना पड़ेगा। सरकार कर तो रही है बार बार, सरकार मेहनत तो इसमें बहुत कर रही है। आपने एक नाम सुना होगा, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, लगातार प्रधानमंत्री मोदी साहब इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि मेक इन इंडिया, आओ भारत में और बनाओ, भारत में हम आपको भूमि दे रहे हैं, हम आपको विद्युत दे रहे हैं, ये सारी चीज़ दे रहे हैं, बस आप आओ और इंडिया में बनाओ। आपका प्रोडक्ट चाहे कहीं का हो, लेकिन उस प्रोडक्ट में होना चाहिए लिखा हुआ मेड इन इंडिया, ताकि भारत के लोगों को रोजगार मिले उसमें और हमें उसका फ़ायदा मिले। यहाँ तक बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं औद्योगिक तंत्र की। औद्योगिक तंत्र में क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं। औद्योगिक कोई तंत्र क्या होता है, कोई सिस्टम अगर मैं बता दूं कि सिस्टम होता है क्या पूरा, तो कोई तंत्र में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, या मान लो आप कोई टाइपिंग कर रहे हो किसी कंप्यूटर में, आप घर पे कुछ ना कुछ टाइपिंग करते हो, आप मान लो अपना टेस्ट पेपर टाइप कर रहे हो या अपनी थीसिस या कुछ भी लिख रहे हो। टाइप करने के बाद क्या होता है, आप टाइप कर रहे हो कीबोर्ड से, तो आप पहले तो इनपुट डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, पहले उसमें कुछ ना कुछ डाल रहे हो। उसके बाद क्या हो रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर है, वो जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डला हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसको बदल रहा है, वर्ड में व्यवस्थित बना रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, आप जैसे ही प्रिंट में देते हो, आपका जो प्रिंटर होता है आपको एक प्रोडक्ट दे देता है, आपका फोटोकॉपी करके वो दे देता है। तो आपने जो कीबोर्ड में लिखा वो निवेश है, और उसमें प्रक्रिया क्या हुई, जो आपने लिखा उसको व्यवस्थित तौर पे कागज़ के रूप में डाल दिया गया, एक PDF फॉर्म में बना दिया गया। किसने बनाया, वो उस कंप्यूटर वाली मशीन ने बनाया। तो मशीन ने क्या काम किया, बीच वाला काम किया, और आखिरी वाला जो फाइनल काम कौन कर रहा है, वो प्रिंटर कर रहा है। तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है। सिस्टम का मतलब औद्योगिक तंत्र में भी सेम सिस्टम है। उद्योग में क्या होता है, सबसे पहले उद्योग में हम लोग निवेश करते हैं। निवेश करते मतलब पैसा लगाते हैं, भूमि लगाते हैं, श्रम करते हैं और कच्चा माल ला करके उसमें भरते हैं, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या हो रहा है, उद्योग में प्रक्रम होता है। प्रक्रम मतलब प्रोसेस होती है कि उस उत्पाद को, उस कच्चे माल को श्रमिक मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक अच्छे उत्पाद में बना रहे हैं, और आखिरी में उत्पाद बना करके जो हमको लास्ट में मिलता है निर्गत। निर्गत मतलब होता है अंतिम उत्पाद। तो निर्गत जो आखिरी में मिला उसको हम लोग बोल देंगे अंतिम उत्पाद। जैसे अंतिम उत्पाद, मान लो कोई डबल रोटी वाली कंपनी है, तो उधर से गेहूं आया, गेहूं से ने आटा वाटा पीस करके बढ़िया पका करके दिया, तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर हमको डबल रोटी मिल गई। तो डबल रोटी क्या है आपकी, वो अंतिम उत्पाद है। जबकि आटा पीसा गया था वो क्या है, ये प्रक्रम हो गया था। जबकि गेहूँ हम जो लेके आए थे वो क्या है, वो निवेश था। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि निवेश हो रहा है, प्रक्रम हो रहा है और निर्गत हो रहा है, यहाँ समझ सकते हैं। तो निवेश में क्या क्या हो रहा है, निवेश में कच्चा माल ला रहे हैं, श्रम भी निवेश में आता है, भूमि की लागत भी निवेश में आती है, जल भी मिल रहा है, परिवहन भी मिल रहा है, सारी चीज़ें जो उद्योगों के लिए ज़रूरत है वो तो हमने निवेश कर लिया। निवेश करने के बाद प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, छपाई, रंगाई, जो भी प्रक्रम होते हैं, या पिसाई, अनाज की पिसाई, जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। उसके बाद आखिरी में क्या हो रहा है, जो अंत में हो रहा है वो आपको मिल रहा है निर्गत में, अंतिम उत्पाद मिलता है। जैसे डबल रोटी मिल गई, बिस्किट्स मिल गए, या कपड़ा मिल गया, कमीज मिल गया, जो भी आपने बनाया हो। कपास लिया तो कपास से कमीज तो बनेगा ही। तो अंतिम उत्पाद, या अंतिम उत्पाद से हमें जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, आय ही आपका अंतिम उत्पाद होगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक औद्योगिक तंत्र होता क्या है, जिसमें 3 चीजें होती है, निवेश, प्रक्रम और निर्गति। यहाँ तक आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो एक औद्योगिक तंत्र में 3 चीज़ जरूर याद रखना है, बस बाकी सारी चीज़ तो आप मन से भी बना सकते हो, लेकिन 1, 2, 3 तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अब आगे, समझते हैं आगे दोस्तों। औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, औद्योगिक प्रदेश जहाँ पर लिखा होता है ना दोस्तों, ये कोई क्षेत्र में लिखा होगा ये वाला क्षेत्र एक औद्योगिक प्रदेश है, यानी ऐसा बोल दिया गया कि दिल्ली, नोएडा या दिल्ली गुड़गांव औद्योगिक प्रदेश, या कहीं पर लिखा होगा कि अहमदाबाद, वडोदरा वाला जो एरिया वो औद्योगिक प्रदेश है, या कहीं लिखा होगा कि मुंबई, पुणे औद्योगिक प्रदेश। जब औद्योगिक प्रदेश लिखा होता है इसका मतलब ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अलग अलग तरह के उद्योग एक साथ बसे हो, और वो उद्योग एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति भी कर रहे हो। कैसे पूर्ति कर रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल 4-5 उद्योग यहाँ पर बसे हुए हैं, है ना। एक कपड़ा उद्योग है, एक इस्पात उद्योग भी यहीं पर है, और एक यहाँ पर कागज़ उद्योग है, ठीक है, या एक यहाँ पर प्लास्टिक उद्योग है। प्लास्टिक उद्योग, कागज़ उद्योग, कपड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग और प्लास्टिक उद्योग, ये सारे हैं।
तो क्या होता है कि इन उद्योगों में जब प्रोडक्शन होता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे उद्योगों को एक दूसरे की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये उद्योग एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। मान लो किसी वजह से कोई लोहा या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई यहाँ पर, तो ये मान लो ये कपड़ा उद्योग ही बनाना है, उद्योग का निर्माण ही करना है, तो वो तो इस्पात के थ्रू होगा ना। और मान लो ये कागज़ वागज़ वाली कागज़ का जो बनाया गया इसका उपयोग मान लो किसी कपड़े में, वो कपड़े को पैक करने में, कपड़े के जो जो पैकिंग होती है ना, वो जो बनाया जाता है पैक करते हैं कपड़े को, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कागज़ के तो बने होते हैं वो, कागज़ की चीज़ें पैकिंग के लिए, वहीं पैकिंग के लिए प्लास्टिक की पॉलीथीन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये कि ये सब एक दूसरे पर निर्भर है। इसका मतलब औद्योगिक क्षेत्र का विकास या औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब अलग अलग प्रकार के उद्योग एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाए और एक दूसरे के निकट हो और एक दूसरे के अपने लाभ एक दूसरे के साथ बांटते हो, सब मिलजुल कर काम करते हो। दोस्तों फॉर एग्जांपल जो बेल्ट होता है ना, हम लोग पहनते हैं, बेल्ट सब लोग पहनते होंगे। बेल्ट आपने देखा, उस बेल्ट को निकाल के देखना उस बेल्ट में क्या क्या चीज़ लगी होती है। उस बेल्ट में आपका बेल्ट जो नीचे वाला जो चमड़े का बेल्ट होता है वो किसी और इंडस्ट्री से बन के आ रहा है, वो चमड़ा उद्योग से बन के आ रहा होगा या जो भी नायलॉन उद्योग से बन के आ रहा होगा, जिस भी क्वालिटी का आपका है। और उसके ऊपर जो लगा होता है लोहे का जो उसके ऊपर जो जिसको हम लोग लगाते हैं, समझ गए होंगे आप मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उस बेल्ट के ऊपर वाला जो हिस्सा वो लोहे का बना होता है। तो वो किस जगह से आ रहा है? वो किसी और उद्योग से आ रहा है, लेकिन इन दोनों उद्योग से इसको लिया किसी तीसरे उद्योग ने, उसको बना के आप तक भेज दिया। इसका मतलब आपके द्वारा खरीदा गया बेल्ट का पैसा जिसने जोड़ के दिया उसको भी जा रहा है और जिन लोगों ने दोनों चीज़ प्रोडक्ट करा है उसको भी जा रहा है। तो जहाँ पर अलग अलग कई तरह के उद्योग निकटतम होते हैं, तो ऐसे में आपकी चीज़ें आप तक बहुत बेहतरीन तरीके से पहुँच जाएगी। पता चला कि इस्पात उद्योग मुंबई में है और चमड़ा उद्योग दिल्ली में है, तो बेल्ट कब तक बन के तैयार होगा? लेकिन अगर दोनों उद्योग आसपास ही है तो वो बेल्ट जल्दी आपके पास आ जाएगा। कुल मिला के कहने का ये, अब उसका जो प्रॉफिट आएगा वो सब लोग क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो हैं वो, हालांकि जो बड़े बड़े पुराने औद्योगिक प्रदेश, ये हमने तो बहुत बाद में सीखा, हमारे यहाँ पर ऐसे औद्योगिक प्रदेश बाद में डेवलप हुए, लेकिन दुनिया में बहुत पहले से चल रहे थे। दुनिया में उत्तरी अमेरिका में, यूएसए में ये बहुत पहले से चल रहा था। दुनिया में यूरोपियन देश जो इतने भी हैं, यूरोप दोस्तों आप समझते हैं, अगर आपको ये महाद्वीपों के नाम थोड़े से अनजाने से लग रहे हैं या नए लग रहे हैं, तो आप एक काम जरूर कीजिएगा कि एटलस खरीदिएगा और एटलस में सारे महाद्वीपों को अच्छे से देखिएगा कि कौन सा देश किस महाद्वीप में आता है, क्योंकि अभी हमें आगे बहुत पढ़ना है दोस्तों, हमें अभी आगे बहुत बढ़ना है। यदि आपको आगे पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको उन सारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा जो आपके शिक्षक आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके आने वाले भविष्य को तय करती हैं दोस्तों। इसी वजह से मान लो मैं बोलूँ कि यूरोपियन देश में यह पर हुआ है और इंडिया में नहीं हुआ है इतना ज़्यादा, लेकिन इंडिया के आसपास काफ़ी बड़े बड़े देश है दोस्तों जो बहुत डेवलप है और जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी तरक्की की है। उन देश के नाम है दोस्तों जापान, उस देश में एक देश है दोस्तों कोरिया, उस देश में एक देश है दोस्तों चाइना, रशिया, चाइना, रूस, जापान, कोरिया, ये सारे देश जो हैं, ये चाइना, रूस, जापान, कोरिया जो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पूर्वी एशियाई देश। तो पूर्वी एशियाई देशों ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र है ही नहीं, हमारे देश में भी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, और हम उसकी चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र जो है पूरी दुनिया में वो कहाँ पर बसे हुए हैं? वो बसे हुए दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अब आप बोलोगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही क्यों? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भारत, दुनिया के ज़्यादातर देश डेवलप्ड कंट्री है, विकसित है, जो पहले से ही उद्योगों में आगे बढ़ चुके थे। इसी वजह से वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जलवायु की वजह से उद्योग वहाँ पर है, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो फिर भारत तरक्की कभी नहीं कर पाता, लेकिन दुनिया में ज़्यादातर वहाँ है। उसके अलावा समुद्र जो होते हैं ना, समुद्र के आसपास भी बहुत सारे उद्योग हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बंदरगाह के आसपास उद्योग हैं, जहाँ कोयला निकलता है उसके आसपास भी बहुत सारे उद्योग आपको मिलेंगे। भारत में भी मिलेंगे, दुनिया में मिलेंगे। लेकिन भारत की बात करता हूँ कि भारत में औद्योगिक केंद्र कौन कौन से प्रमुख, जैसे भारत में प्रमुख औद्योगिक केंद्र की बात करें तो पहला नाम आता है मुंबई पुणे औद्योगिक ग्रुप का। मुंबई पुणे औद्योगिक समूह भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह है, बहुत सारी प्रोडक्ट बनाते हैं। आप कभी देखिएगा जितनी भी पैकिंग वाली चीज़ें आप खरीदते हैं, जितने भी चीज़ें आप खरीदते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखिएगा, जो भी पैकेजिंग वाले आइटम खरीदते हैं उनको पढ़ा कीजिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। इसका मतलब हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल क्यों ना करें। अगर मान लो आप कहीं से बाहर से 1 किलो पोहा खरीद के लाते हो किसी
पैकिंग में, तो उसकी पैकिंग में पढ़िएगा कहाँ से बन के आ रहा है। अगर आप कोई भी दूसरा प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो तो उसकी पैकिंग में पढ़िएगा। आप नमक खरीद रहे हो, आप कोई भी चीज़ मान लो एक्सेट्रा जो भी आप घर के लिए खरीद रहे हो, उसको एक बार चेक कीजिएगा कि वो मैन्युफैक्चरिंग बन कहाँ से रहा है। इससे आपको औद्योगिक केंद्र की जानकारी मिलेगी। लगातार आपको एक जैसे नाम मिलेंगे, अगर ये यहाँ से बन रहा है, ये भी यहाँ से बन रहा है, अरे बाप रे ये यहाँ से बन रहा है, ये यहाँ से बन रहा है, इतनी सारी चीज़ वहाँ से आ रही है। मतलब हम जो पोहा खरीद रहे हैं क्या वो बेंगलोर से आ रहा है, ये चेन्नई से आ रहा है। तो आपको थोड़ा अचंभा लगेगा कि यार एक ही जगह से इतनी सारी चीज़ें कैसे बन सकती है। वो इसलिए बन रही है क्योंकि वो औद्योगिक प्रदेश है, उसमें कई सारे उद्योग एक साथ स्थापित किए गए हैं। तो मुंबई पुणे ग्रुप हो गया, बेंगलोर तमिलनाडु का पूरा प्रदेश जो है उसको भी औद्योगिक प्रदेश बनाया गया है, यानी कर्नाटक तमिलनाडु वाला। पश्चिम बंगाल की हुगली नदी के आसपास पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बसा हुआ है दोस्तों, औद्योगिक केंद्र बसा हुआ है। अहमदाबाद, वडोदरा तो जानते हैं आप, गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा 2 क्षेत्र हैं, इनके बीच में बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र बसाया गया है। छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में, वो भी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। विशाखापट्टनम, गुंटूर, विशाखापट्टनम, गुंटूर ये आंध्र प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र हैं। वहीं गुड़गांव, दिल्ली और मेरठ, दिल्ली और दिल्ली के आसपास वाला पूरा एरिया इंडस्ट्रियल है दोस्तों। कोल्लम और तिरुअनंतपुरम औद्योगिक केंद्र जो कि कहाँ पर मिलेगा, केरल राज्य में मिलेगा। कोल्लम और तिरुअनंतपुरम ये केरल राज्य का एक औद्योगिक केंद्र है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक विपदा की बात करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने उद्योगों के बारे में समझा, उद्योगों का वर्गीकरण समझा, औद्योगिक केंद्र, तंत्र, सबके बारे में समझ लिया। यहाँ तक हमको ये लग रहा था कि उद्योग किसी देश के विकास के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इससे आय मिल रही है, लोगों को इससे रोजगार मिल रहा है, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। तो सारे पॉइंट से देखा जा सकता है कि उद्योग तो बहुत अहम है, उद्योग तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उद्योग से तो फायदे ही फायदा है। लेकिन दोस्तों हमारे इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे औद्योगिक विपदा के नाम से जाना जाता है, और इन घटनाओं के कारण ही उद्योग धंधों को शहरों से दूर रखना, गांवों से दूर रखना हमारे लिए मजबूरी बन जाता है। क्योंकि कहीं कुछ जो उद्योग हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, तो कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो विषैले पदार्थ या रसायनों का निर्माण करते हैं। दोस्तों किसानों को अपनी फसल को बचाने के लिए जिस कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है, उस कीटनाशक से वो जीव मर जाते हैं। उसी कीटनाशक को अगर इंसान भी खा ले या इंसान के भी संपर्क में आ जाए तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है। दोस्तों ऐसे ही कई वाक्य जो हैं, 2 वाक्यों की दो उदाहरण की मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक उदाहरण जो भोपाल का है और दूसरा जो है वो चीन के गायो शहर का है। तो चीन में भी एक शहर था जहाँ पर एक गैस का विस्फोट हो गया था, और भोपाल के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। इन 2 आप विपदा की बात करते हैं, ये उद्योगों में ऐसी विपदाएं आती क्यों हैं दोस्तों? औद्योगिक विपदा का मेन कारण ये होता है कि टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट होती है, तकनीकी विफलता होती है। हो सकता है कि जो मशीनें हैं, भाई मशीनें हैं उनके अंदर इमोशंस थोड़ी ना होते हैं, मशीन जो होती हो सकता है कि उसमें कुछ लीकेज हो गया था। दोस्तों भोपाल के अंदर एक मशीन थी, एक बहुत बड़ा एक कारखाना था रसायन का, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, जो कि एक विषैला पदार्थ बनाती थी। उसमें से बहुत खतरनाक गैस लीक हो गई थी 1984 में, और 1984 की 3 दिसंबर की वो रात भारत, शायद ही भोपाल या भारतवासी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस दिन 35,998 लोगों की मौत हो गई थी भोपाल के अंदर दम घुटने की वजह से, क्योंकि वो गैस इतनी विषैली थी कि वो लोगों को पूरा उनने ख़त्म ही कर दिया। और जो लोग उस कंपनी के बिल्कुल नज़दीक थे उनकी बॉडी इस तरह से गल गई थी जैसे कि मानो पूरा ख़त्म हो गया हो कोई शरीर। तो इस तरह के वाक़या ही होते हैं उद्योगों में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औद्योगिक विपदा बोलते हैं। औद्योगिक विपदा होती क्या है? पहला कारण है तकनीकी विफलता, दूसरा कारण है संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों का गलत तरीके से उपयोग। जिन पदार्थों का मानव के शरीर पर, मानव के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, उन पदार्थों को तो मानव की पहुंच से दूर रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें लिखा होता है ना दोस्तों, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो लिख के रखते हैं, लेकिन कोई लोग पढ़ते भी नहीं उन चीज़ों को। उनमें ऐसे पदार्थ होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए तो लिखते हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखिए, या ये अग्नि या जलने लायक कोई चीज़ है तो ये बच्चों की पहुंच से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
बाकी भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें दोस्तों, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में आखिर हुआ क्या था, आपको मैंने सारी कहानी सुना दी। 3 दिसंबर 1984 की वो रात थी। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के बीच में जो रात थी दोस्तों, उसी दिन ये हुआ था। लेकिन 12:30 बजे वो लीकेज होना शुरू हुआ था। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। ये हाइड्रोजन साइनाइड तथा मिथाइल आइसोसाइनाइड बनाती थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का यहाँ से रिसाव हो गया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव होने के कारण टोटल सरकारी आंकड़ा बोलता है, 1989 में सरकार ने जो आंकड़ा निकाला था उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े, 35,598 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 35,598 लोगों की मृत्यु भोपाल के अंदर हो जाती है। हालांकि बाद में उन लोगों को मुआवजा और सरकार ने काफ़ी सारी सुविधा दी, लेकिन सुविधा किसी मरे हुए व्यक्ति को वापस नहीं ला सकती, केवल सांत्वना भर हो सकती है। लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा वाक़या, दुनिया में इससे बड़ी गैस ट्रेजेडी कभी हुई ही नहीं। इतने लोग मरे हो, जो बच गए थे दोस्तों उनको भी नहीं छोड़ा, वो भी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। कोई अंधा हो गया, अंधेपन का शिकार हो गया, किसी की प्रतिरक्षा तंत्र यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, किसी का शरीर के अंदर की आंत्रशोथ विकृतियाँ उत्पन्न हो गई, किसी को शरीर के अंदर बहुत सारी विकृति आना शुरू हो गई, किसी की पीढ़ियाँ बिगड़ गई दोस्तों, उनके बच्चे जो पैदा हो रहे थे उनमें भी विकृति आना शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के इस गैस ने पूरी पीढ़ी को खराब कर दिया था। और आज भी भोपाल के लोग जब भी उसको याद करते तो उनको बड़ा दुख होता है। एंडरसन नाम का एक व्यक्ति था अमेरिका का, जिसकी एक कंपनी थी, और उस एंडरसन नाम के व्यक्ति को हमारे देश से बाहर निकाल दिया गया था। निकाल दिया मतलब भगाना नहीं होता है, बचाने के लिए सरकार ने उसको रातों रात बाहर निकाल दिया था, तब वो इंडिया में ही था। दोस्तों ऐसे व्यक्ति का साथ सरकार ने दिया था, जिस व्यक्ति की कंपनी के कारण क्या हुआ था, हमारे देश के भोपाल में इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ था। ट्रेजेडी के पीछे कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि जब आपको पता है कि ये रसायन विषैला है, तो ऐसे विषैले रसायन की कंपनी को ज़मीन आपने किसी शहर के अंदर अलॉट क्यों कर दी। अब आप बोलोगे कि जब अलॉट की गई थी तब शहर इतना बसा नहीं था, तो जब शहर बस रहा था तो शहर बस का बसावट वहाँ पर करना ही नहीं था, या तो उस कंपनी को बंद करके किसी और जगह पर खोलना था। ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी। उस समय जो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे होंगे उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। उस समय जो भी भारत के प्रधानमंत्री रहे होंगे उन्हें दोस्तों ये जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये इस चीज़ के जिम्मेदार वो थे बिल्कुल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कोई, हालांकि लेना तो चाहिए थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। बस ये कह दिया कि हम लोग उनके साथ दुख में शरीक हो गए और मुआवजा दे दिया, उससे कुछ नहीं होगा। दूसरी त्रासदी की बात करें दोस्तों, दूसरी त्रासदी 25 दिसंबर 2005 में चीन के एक शहर, 2 शहर थे एक्चुअल में, गायोकायो और चोंगकिंग नाम के शहर में हुआ था। यहाँ पर भी एक गैस विस्फोट हो गया था, या रिसाव नहीं दोस्तों, यहाँ पर एकदम से विस्फोट हो गया था। लेकिन चूंकि चाइना हमसे ज़्यादा दिमागदार है, उतने ज़्यादा घनी पब्लिक में वो नहीं था, इस वजह से वहाँ पर केवल 243 लोगों की मृत्यु हुई। सोचो हमारे यहाँ रिसाव होता है और 35,000 लोग की मृत्यु हो जाती है, वहाँ विस्फोट होता है और 243 लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर भी इसको बहुत बड़ी त्रासदी का नाम दिया गया। इसका मतलब भारत की जो भोपाल की त्रासदी वो तो इसके मुकाबले कई गुना बड़ी थी। दुर्घटनाग्रस्त लोग जो 9,000 लोग थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जबकि 64,000 लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ी, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा उस गैस की वजह से। और जो लोग मजबूरी में विस्थापित नहीं हो पाए, जो वहाँ से भाग नहीं पाए, उन लोगों को कुछ बीमारियाँ हो गई, जैसे आँखों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होने लगी। तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब है कि उद्योग धंधे भले ही हमारे देश को विकसित या विकास करते हैं हमारे देश का, लेकिन उनसे संबंधित कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है जिसकी हमने बात कर ली, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक कि स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कभी भी हो सकते हैं। दोस्तों 2018 में गुजरात के कोचिंग क्लासेस में आग लग गई थी, जो कि सबसे टॉप माले पर थी, और उसी वजह से वहाँ पर आग बुझाने के लिए कुछ था नहीं, तो कुछ बच्चे वहाँ पर उससे ऊपर से कूद गए, तो 3-4 बच्चों की भी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी।
तो पढ़ने के लिए गया हुआ बच्चा जिसकी मृत्यु हो जाती है तो बड़ा दुख होता है दोस्तों। इसी वजह से अग्निशामक यंत्र होने चाहिए। अग्निशामक यंत्र आपने देखे होंगे, लाल रंग का एक बड़ा सा छोटा सा सिलेंडर होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उससे उसको स्प्रे करते हैं और आग बुझ जाती है। तो आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र लगाने चाहिए सारी कोचिंगों में, कॉलेजों में, स्कूलों में। तो आप ये तय करिएगा जब आप स्कूल जाए तो आपके स्कूल में कितनी जगह कौन कौन से अग्निशामक यंत्र लगे हुए हैं, और अगर लगे हुए तो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछिएगा कि इसका उपयोग कब करते हैं और कैसे करते हैं, ताकि आपको उसका प्रैक्टिकल भी समझ में आए। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन उद्योगों में जो जोखिम हो रहा है, जो विपदा आ रही है, उसको कम करने के क्या क्या उपाय है, कैसे इस औद्योगिक विपदा को, कैसे ऐसे रिसाव दोबारा ना हो, बार बार ना हो, ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसको कम करने के क्या तरीके हैं। इसको कम करने का तरीका है घने आवासीय क्षेत्र को उद्योगों से दूर रखा जाए। अगर मान लो ये उद्योग भोपाल में ना होकर भोपाल के बाहर किसी मैदान में होता तो कि एक भी लोगों की मृत्यु होती। मुश्किल से वो लोग जो उद्योग में होते उनकी शायद मृत्यु हो सकती थी, बाकी लोगों की मृत्यु नहीं होती दोस्तों। 35,000 लोग जो बिल्कुल निर्दोष थे उस समय, उनकी मृत्यु नहीं होती। तो पहली बात तो घने आवासीय क्षेत्रों को बिल्कुल भी उद्योगों के पास नहीं रखना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को, जो लोग बस भी रहे, उनको दुर्घटना से संबंधित ज्ञान होना चाहिए। जो लोग उद्योगों के बिल्कुल नज़दीक बसे हुए, उनको पता होना चाहिए कि अगर मान लो दुर्घटना हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। मान लो अगर भोपाल के उन लोगों को बताया जाता है कि गैस रिसाव होने पर आपको क्या करना है, कैसे बचना है, तो शायद 35,000 लोगों में से शायद 5,000 लोगों की मृत्यु होती, बाकी लोग बच सकते थे अगर उनको बचने का तरीका बताया होता। तो सबसे पहले तो ये काम करना चाहिए कि जिन उद्योगों के आसपास लोग बसे हुए, जहाँ रिस्क है कि यार ये उद्योग में कुछ होगा तो ये लोगों को समस्या हो सकती है, तो समस्या से निपटने के लिए उन लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट है आग की चेतावनी और अग्निशमक की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। दोस्तों इसी की तो बात कर रहा हूँ मैं, ये हर जगह होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आग कहीं भी लग सकती है, कोई भरोसा नहीं है। विषैले पदार्थों के भंडारण की सीमा, क्षमता की सीमा होना चाहिए। अगर कोई कंपनी रसायन बना रही है तो वो कितना स्टोर कर रही है उस जगह पर, उसकी क्षमता होना चाहिए। ज़्यादा स्टोर नहीं करे, ज़्यादा स्टोर करने से ज़्यादा लीक हो सकता है, ज़्यादा बड़ा हादसा हो सकता है, बड़े हादसे को टाला जा सकता है। बाकी उद्योगों को करना चाहिए कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि उद्योगों की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन प्रदूषण हो रहा है। कार्बन एमिशन होने की वजह से वो पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं। आपके घर के आसपास अगर कोई कारखाने की चिमनी है तो वो काला धुआं जो है वो आपके स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है, और अगर शहरों में ऐसी बहुत सारे उद्योग धंधे तो आपके पूरा वातावरण भी खराब हो सकता है। जैसे दिल्ली की वायु में सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर PM10 और वहाँ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वहाँ की जो हवा है वो बहुत इम्प्योर है दोस्तों। तो हवा से जब सांस लेते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। शुरुआत में नहीं, लेकिन लंबे समय में ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। नेक्स्ट है उद्योगों का वितरण की बात करते हैं। उद्योगों का वितरण से आप क्या समझते हैं? उद्योगों के वितरण की बात करें तो सबसे पहले बात आती है सनराइज उद्योग की। सनराइज उद्योग क्या होता है? सनराइज समझते हैं दोस्तों, पूर्व दिशा में सूरज उगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उगता हुआ सूरज, और फिर ये जाकर के डूबता है। तो सनसेट को तो हम लोग बोलते हैं ना, सनसेट को तो हम लोग बोलते हैं डूबता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज। इसका मतलब बात किसकी कर रहा है? बात की जा रही है उगते हुए सूरज की या उभरते हुए सूरज की। इसका मतलब ये है कि उगता हुआ सूरज जो है यही है सनराइज उद्योग। इसका मतलब जो उद्योग लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं, उभरते हुए उद्योग जो है वही सनराइज उद्योग कहलाते हैं, जिनकी स्पीड बहुत तेज है। दोस्तों भले दुनिया में उद्योग धंधे, भले ही सूती वस्त्र सबसे पहले आ गया हो, भले ही इस्पात उद्योग, बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनें, ऑटोमोबाइल, कार, सब कुछ पहले आ गया हो, बहुत पहले कार बन चुकी हो, लेकिन फिर भी आज भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी जो है, जो दुनिया के 2 सबसे अमीर आदमी होंगे दोस्तों, वो किस उद्योग से कभी आपने सोचा है? वो है दोनों सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग से। दोनों के दोनों दोस्तों IT सेक्टर से हैं। ये एक माइक्रोसॉफ्ट से है। तो सब क्या है? इसका मतलब उभरते हुए उद्योग वो है जो नए आए हैं लेकिन पुराने उद्योगों को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। वो सनराइज उद्योग है, वो उभरते हुए उद्योग है और भविष्य के उद्योग है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित उद्योग जो हैं, हॉस्पिटल वगैरह, ये भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों सत्कार, हॉस्पिटलिटी, होटल बिजनेसेस, और सबसे अच्छा ज्ञान से संबंधित उद्योग जिसमें हम लोग एजुकेशन फील्ड कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा है कि लॉकडाउन में भले ही स्कूल बंद हुए हो, लेकिन इसी लॉकडाउन के दौरान एजुकेशन का एक नया
नया चीज़ उभर कर सामने आया जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ऑनलाइन एजुकेशन एक बड़ा सा एक अच्छा सा एक मुहिम है जो पूरे भारत में शुरू हुई है और देखो कितने बड़े स्तर पर हो रहा है। आपको घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाती है। मैग्नेट ब्रेन जैसे आपको बिल्कुल फ्री आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा रहा है। 8वीं क्लास के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आपको दोनों भाषाओं में हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि इस तरह की आपको सुविधा दी जा रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि सनराइज उद्योग में एक ये उद्योग भी आता है। तो शिक्षा कहने को सेवा है, सेवा उद्योग में आता है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि हर एक व्यक्ति तक पहुँच, जो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, जिसके आसपास स्कूल भी नहीं है, उसके पास इंटरनेट तो है, मोबाइल तो है, उस तक हम लोग पहुँच रहे हैं। तो ये उभरते हुए उद्योग की कहानी है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख उद्योग की बात करते हैं। तो प्रमुख उद्योग में हम लोग हमारे जो एनसीईआरटी में जिन उद्योगों की बात करी है हम लोग उन उद्योगों की बात करेंगे। वो उद्योग है नंबर 1 और नंबर 2। इन दो उद्योगों की बात हमारी एनसीईआरटी में की गई है, लेकिन कुछ राज्यों में कहीं पर कुछ जगह पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का नाम भी मिला है। लेकिन हमें चूंकि हमारा एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको केवल लोह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग ही पढ़ना है, तो हम लोग इसी की बात करेंगे। लोह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग है, जबकि सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग उभरता हुआ नया उद्योग है। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सिंपल सी चीज़, ठीक है। तो बात करते हैं लोह इस्पात उद्योग में होता क्या है। लोह इस्पात उद्योग में क्या होता है भाई, लोह अयस्क आता है। लोह इस्पात उद्योग में एक भट्टी होती है, उसमें लोह अयस्क डाला जाता है। लोह अयस्क को ले करके आया जाता है और इस लोह अयस्क के साथ मिलाया जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर को लोह अयस्क के साथ मिला करके भट्टी में डाला जाता है और उस भट्टी में क्या होता है, उस भट्टी में कि इसको गलाया जाता है और उस भट्टी को बोलते हैं, भट्टी में जो होता है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रगलन। लोहे को उसके अयस्क से विलगित करना, अलग करना, लोह अयस्क से उसके जो शेल चट्टान है उसको अलग करके प्योर लोहा निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें लोहे को इतना गलाया और तपाया जाता है कि उसके गलनांक बिंदु से भी ऊपर तक तपाया जाता है, तब जाकर के हमें कई लोहा प्राप्त होता है। तो लोह इस्पात उद्योग में खाली श्रम, पूंजी, स्थान, भूमि, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ चाहिए। तो लोह इस्पात उद्योग में पूंजी, श्रम, भूमि, जल, इन सब चीज़ों के अलावा भी लोह अयस्क चाहिए, चूना पत्थर चाहिए और प्रगलन की प्रक्रिया पूरी होती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये एक इस्पात इंडस्ट्री का खींचा गया फोटो है जिसमें आपको लोहे को गलाने की एक प्रोसेस दिखाई जा रही है, जिसमें लोहे को गर्म करके अब उसको आकृति में परिवर्तन करने का काम किया जा रहा है। गर्म होने पर लोहा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, पिघल जाता है पूरा। अब पिघले हुए लोहे को आप जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जैसे ही ठंडा हो जाएगा वो एक ठोस लोहे में परिवर्तित हो जाएगा। कभी आपने सोचा है कि लोहे की इसने अलग अलग आकार की चीज़ें बनती कैसी हैं? वो आकार की चीज़ें ये लोह इस्पात उद्योग ही बनाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट बना करके आपको बेच देते हैं। इसको पढ़ते हैं। इस उद्योग में केवल श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ, ये तो होता ही है हर बिजनेस में, श्रम, पूंजी, स्थान तो होता ही है, अवसंरचना बिल्डिंग भी होती है, उसके साथ साथ लोह अयस्क, कोयला, क्योंकि जलाते तो उसको कोयले से ना, जलाएंगे काहे से, उसको कोयले में जलाएंगे। कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित किया जाता है और इस कच्चे माल को प्रगलित किया जाता है, गलाया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है और इसके बाद परिशोधित किया जाता है और जिससे जो इस्पात प्राप्त होता है वो उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, उद्योगों के उपयोग में आता है। जो इस्पात होता है, लोहा बहुत सारी इंडस्ट्री में काम आता है। इवन सारी उद्योगों का एक ही जो आधार होता है वो सब इस्पात ही होता है। अब इस्पात की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? लोहे की सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों जंग लगना और जल्दी टूट जाता। अगर उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा। ऐसे में लोहे को और कठोर बनाने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए लोहे में क्या करना पड़ता है? लोहे को सुदृढ़ बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए और जंग से बचाने के लिए उसमें मिश्र धातु बनाई जाती है, उसमें कुछ धातुएं मिलाई जाती है, जिससे क्या होता है? लोहे की कठोरता बढ़ जाती है, सुदृढ़ता बढ़ जाती है और जंग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें कुछ मिलावट की जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें कुछ कलर भी पोत दिया जाता है, जो कि एक
अलग से जो रंग पोता जाता है ना, पुताई कर लेते हैं अक्सर आपकी खिड़कियों में, दरवाजों में, हम लोग हर साल दिवाली के समय पे कलर पोतते हैं। वो कलर दिवाली से उसका संबंध नहीं होता, एक्चुअल में होता है लोहे को जंग से बचाने का। लेकिन ट्रेडिशन हमने परंपरा बना ली कि दिवाली पर ही हम लोग वो काम करेंगे, इसलिए आपको घर में अक्सर ऐसा दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान दें कि सारी वस्तुएं जिनका उपयोग हम लोग रोजमर्रा जीवन में करते हैं वो सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर इस्पात इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि आप जो किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है, फिर आप बोलोगे सर मेरा किताब इस्पात उद्योग से कैसे जुड़ा हुआ है? मेरा किताब तो भाई वन से जुड़ा हुआ है, वन से जो लकड़ी आई उस लकड़ी को कारखानों में ले गया और कारखानों में उसको बदल के हमको कागज़ दे दिया। तो मेरे कागज़ का से इस्पात उद्योग का क्या संबंध है? तो उसका संबंध है दोस्तों, क्योंकि आपका कागज़ जिस मशीन ने बनाया है, उस मील में जो मशीन इस्तेमाल की जा रही थी बड़ी बड़ी, वो मशीन किस चीज़ से बनी है? वो मशीन बनती है दोस्तों इस्पात से। इसी वजह से इस्पात सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसे सभी आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, इसके बिना कोई उद्योग चल नहीं सकता। ये सारे उद्योगों का आधार होता है। ये तो आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज़ बन रही है तो कोई मशीन बना रही है ना, और मशीन किस चीज़ से बनती है? लोहे से बनती है, इस्पात से बनती है, स्टील से बनती है। तो ये लोह इस्पात उद्योग ही उस सारी मशीनों का बेस होता है। तो कहने का मतलब सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों या मशीनों से बने हैं। इन औजारों या मशीनों से बने होते हैं। दोस्तों लकड़ी को काटने के लिए भी कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, और वो कुल्हाड़ी भी काई से बनाई जाती है? वो भी इस्पात से बनाई जाती है। ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बिना इस्पात के, बिना लोहे के बन जाए या बिना लोहे की ज़रूरत सहायता के बन जाए। कुछ उसमें अपवाद है, जैसे दूध। अब दूध जो निकाल के आपके घर तक आ रहा है उसमें इस्पात का कोई भी यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी दूध अब जब आप पीते हो उसमें बीच में इस्पात का काम आ जाता है। जैसे दूध को गर्म करना है तो आप क्या किस चीज़ पे गर्म करोगे? आप एक स्टील का जो तपेली वगैरह जो घर में जो बाउल होता है उसी में गर्म करोगे ना। तो घर के अंदर जो भी बाउल आपके पास में है उसमें गर्म करोगे तो वो भी किस चीज़ से बना है? वो भी इस्पात से बना हुआ है। और जिस गैस स्टोव के ऊपर गर्म करोगे वो भी इस्पात से बना हुआ है। जो सिलेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस्पात से बना हुआ है। तो जीवन की हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु से जुड़ी हुई है इस्पात की कहानी, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? आइए देखते हैं आगे समझते हैं कि इस्पात का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। यानी इस्पात इंडस्ट्री से इस्पात बनाया जाता है, उस इस्पात से क्या क्या चीज़ बनती है दुनिया में। तो देखो इस्पात का उपयोग किया जाता है बड़े बड़े पोत बनाने में। ये पोत क्या होते हैं? पोत जैसे बड़े बड़े जहाज मान सकते हैं, पोत जैसे जो युद्ध की सामग्रियाँ होती है या टैंक समझ सकते हैं, तो युद्ध के टैंक, बड़े बड़े जहाज बनाने में, रेलगाड़ी की पटरियाँ और रेलवे ट्रेन की जो बोगियाँ बनाई जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ट्रक में, ऑटोमोबाइल्स में, कार, मोटर कार, बस, वाहन के जितने भी तरीके सब चीज़ों में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इस्पात से सेफ्टी पिन बनती, जो पिन का इस्तेमाल घरेलू उपयोग में करते हैं वो, और सुई भी इससे बनती है। कहने का मतलब है सुई से लेकर के बड़े जहाज तक सारी की सारी चीज़ें बनती है इस्पात से। इसके अलावा इस्पात का उपयोग और कहाँ किया जाता है? खनन उपकरण में किया जाता है। खनन उपकरण क्या होता है दोस्तों? खनिजों को जब हम लोग निकालते हैं ना, तो खनिज निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं खनन। हमने खनन के अलग अलग प्रकारों को भी पढ़ा था। मैंने बताया था आपको कि भाई कूपकी खनन क्या होता है, आखनन क्या होता है, प्रवेधन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था एक क्लास में। खनन में हमने खनिज संपदा के अंतर्गत कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो वहाँ पर शायद आपको यहाँ पर कुछ याद रहा होगा। बाकी कृषि के जितने भी यंत्र आते हैं, जैसे ट्रैक्टर आ गया, हार्वेस्टर आ गया, और बाकी कल्टीवेशन के लिए जितनी भी सामग्री चाहिए होती है, कृषि कार्य में लगाई गई हर एक मशीन जो होती है, चाहे वो थ्रेशर मशीन हो, सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है इस्पात का भवनों का ढांचा बनाने के लिए। दोस्तों आपका जो घर बना हुआ है, इस घर में शुरुआत में जब उसका बीम तैयार किया जाता है, जब उसकी नींव तैयार की जाती है दोस्तों, तो उसमें बड़े बड़े लोहे के सरिये लगाए जाते हैं। इसका मतलब जो घर का ढांचा तैयार किया जाता है, शुरुआत में उसमें लोहे की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उसी लोहे की सरिये के वजह से आपका घर आराम से अच्छे से बना हुआ रहता है। कभी अगर आप में से किसी का घर नया बन रहा हो तो नया घर बनते हुए देखिएगा, आपको उसमें बहुत सारे इस्पात की यानी लोहे की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, क्योंकि वो बहुत मजबूत होती है और सालों तक आपके घर को सुरक्षित रखती है।
इस्पात की पाइपलाइन में भी इसका इस्पात किया जाता है, इस्पात की पाइपलाइन बनाई जाती है। दोस्तों हमारे घर में जो सरकारी जो नल आते हैं, जो पानी हमारे घर में जो पानी की आपूर्ति होती है, अगर आपके पास अपना खुद का कुआं नहीं है या आपके पास अपना खुद का ट्यूबवेल नहीं है, तो आपके घर में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो पानी आ रहा है किसी पाइपलाइन के थ्रू आ रहा होगा, या तो नर्मदा से आ रहा होगा, या यमुना से आ रहा होगा, गंगा से आ रहा होगा, किसी न किसी नदी से या तालाब से आपके घर तक पानी का सप्लाई हो रहा होगा। ये पानी का सप्लाई जिस पाइप के माध्यम से होता है, वो पाइप बड़े बड़े लोहे के इस्पात के बने होते हैं, तो उन पाइपलाइनों में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। तेल शोधन की मशीनें जो होती, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज जो होती है, तेल शोधन की जो मशीनें होती है, बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है, वहाँ पर भी इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिफाइनरी की जो मशीनें, सारी मशीनें मान लो, जितनी भी मशीनें हैं सारों में इस्तेमाल किया जाता है इस्पात का। तो इसको आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो कि इस्पात का इस्तेमाल किन किन जगहों पर किया जाता है। अब बात करते हैं इस्पात उद्योगों के इतिहास की। दोस्तों इस्पात उद्योगों का इतिहास 3 चरणों में पढ़ना है हमको। पहला चरण सन 1800 से पहले, 1800 से पहले का क्या ट्रेंड रहा होगा इस्पात का, वो समझना है। दूसरा हमें समझना है सन 1800 ईस्वी से लेकर के 1950 के बीच का ट्रेंड क्या था इस्पात का। और तीसरा जो हमें समझना है वो समझना है 1950 के बाद क्या ट्रेंड बदला इस्पात उद्योगों का। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में 1800 ईस्वी से पहले की बात बता रहा हूँ। पहला 1800 से पहले जितने भी इस्पात उद्योग दुनिया में लगाए गए थे शुरुआती दौर पर, वो उन स्थानों पर लगाए गए थे जहाँ पर उन्हें कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाए। ये उन स्थानों पर लगाए गए थे जहाँ पर उनको विद्युत की आपूर्ति हो जाए, या ये उन स्थानों पर लगाए गए थे जहाँ पर उनको बहता हुआ जल मिल जाए। तो 3 चीज़ें देखा करते थे 1800 से पहले। क्या क्या थी वो 3 चीज़ें? एक तो कच्चा माल, क्योंकि उस समय इतना अच्छा परिवहन नहीं था दोस्तों, इस वजह से कच्चा माल आपके पास हो तो जरूरी है कि उद्योग वहाँ पर होना चाहिए। कच्चा माल, विद्युत और पानी, इन 3 चीज़ों की वजह से 1800 से पहले जो उद्योग होते हैं वो वहाँ पर स्थापित किए जाते थे। लेकिन 1800 के बाद थोड़ा सा ट्रेंड बदला, और 1800 के बाद ट्रेंड ये बदला कि ज़्यादातर जो उद्योग 1800 से 1950 के बीच लगाए गए थे वो कोयला की खदानों के नज़दीक लगाए गए थे। क्योंकि कोयला की खदानों, क्योंकि उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही? कोयला से मिल रही थी। तो कोयला की खदानों के खनन क्षेत्र के नज़दीक लगाए गए थे। साथ ही साथ वहाँ लगाए जा रहे थे जहाँ से रेलवे की कनेक्टिविटी हो, क्योंकि रेलवे की कनेक्टिविटी अगर आपको मिलेगी तो क्या होगा? आपका जो सारा माल जो बना रही है आपकी कंपनी, जो उद्योग बना रहा है, उस सारे माल को पूरे भारत में या जिस भी देश में लगाया गया, सब जगह पर उसको आसानी से भेज दिया जा सके। तो दूसरा जो ट्रेंड था उसमें क्या चीज़ थी? कोयला की खदानें और रेलवे। लेकिन 1800 से पहले क्या था दोस्तों? वहाँ पर पानी, विद्युत और कच्चा माल था। लेकिन 1950 के बाद थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, क्योंकि 1950 के बाद उद्योगों में बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन आया। इसका मतलब उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए थे और उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी करना शुरू कर दिए थे। अब क्या हो रहा था कि 1950 के दौर में ये दौर आया कि हम इतने उद्योग लगा चुके थे कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो हो रही थी, बचा हुआ माल का क्या करेंगे? तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, ज़्यादातर उद्योग कहाँ बसाए? वहाँ बसाए जहाँ से ये आसानी से उद्योगों का जो माल है वो दूसरे देश भेज सके, यानी निर्यात को ध्यान में रखते हुए 1950 के बाद का ट्रेंड दिखाई देते हैं। और निर्यात करने के लिए इनको बंदरगाह की जरूरत पड़ती थी, इसलिए समुद्री बंदरगाह के आसपास के क्षेत्रों में, समुद्री पत्तनों के आसपास के क्षेत्रों में 1950 के बाद आपको ज़्यादातर उद्योग धंधे स्थापित होते दिखाई देते हैं। तो ये रहे ऐतिहासिक रूप से उद्योगों के 3 ट्रेंड जो हमने समझे हैं। इसको शब्दों में एक बार और समझ लेते हैं, हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थापित किए जाते थे जहाँ पर कच्चा माल, विद्युत और बहता जल आसानी से उपलब्ध हो। यही मैंने बात बताई, 1800 से पहले के जो उद्योग थे उसमें कच्चा माल, बहता जल और विद्युत की आपूर्ति होना चाहिए। लेकिन बाद में इसकी आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के पास व रेलवे के नज़दीक थी। बाद में इनको रेलवे की आवश्यकता पड़ी, तो रेलवे की कनेक्टिविटी, रेलवे जहाँ से रेलवे गुजर रही है, जहाँ से उनको कनेक्टिविटी, ताकि तुरंत माल जो है रेलवे में रेलवे के थ्रू जो है पूरी इंडिया में फैला सके। तो ये ऐसा कुछ देखने को मिलता है।
लेकिन जैसे ही 1950 आज़ादी के बाद का दौर शुरू होता है, खाली हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग दुनिया के ज़्यादातर देशों में ट्रेंड है कि 1950 के बाद समुद्र पत्तन के निकट एक सपाट भूमि में विशाल क्षेत्रों में सारे बड़े बड़े उद्योग धंधे केंद्रित हो गए। इसका मेन कारण था दोस्तों निर्यात, ताकि हमारे देश के जो उद्योग हैं वो जो उत्पादन कर रहे हैं उसका निर्यात आसानी से बंदरगाहों के माध्यम से किसी दूसरे देश में किया जा सकता था। तो ये आपने समझा इस्पात उद्योगों का इतिहास, जो कि 3 अलग अलग ट्रेंड में था, 1800 से पहले, 1800 और 1950 के बीच, और 1950 के बाद। बहुत आसान था दोस्तों। बाकी बात करते हैं कि भारत में इस्पात उद्योग जो लगाए गए थे, हालांकि जिन उद्योगों की मैं बात कर रहा हूं इसमें से ज़्यादातर उद्योग जो हैं वो 1950 से पुराने हैं। तो इसका मतलब वो कहाँ रहे होंगे, तो ज़्यादातर उद्योग जो है वो कोयला और रेलवे के निकट रहे होंगे। जैसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्योग हमारा है वो है भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है। ये भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है, ये भिलाई छत्तीसगढ़ की जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है दोस्तों, और वहीं से इनको रेलवे कनेक्टिविटी भी मिलती है। इसलिए वो स्टील प्लांट जो लगाया गया था, जो इस्पात संयंत्र लगाया गया था, वो छत्तीसगढ़ के उस भिलाई वाले जगह में लगाया गया था। तभी तो लोग सोचने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ तो बहुत वैसे भी बहुत ज़्यादा रिच स्टेट तो है नहीं, बहुत अमीर राज्य तो है नहीं, एक छोटा गरीब राज्य है। अब तो अलग हो गया, पहले मध्य प्रदेश में था, एक पिछड़ा हुआ इलाका था। लेकिन क्या कारण था कि इस पिछड़े हुए इलाके में स्टील को लगाना पड़ा, स्टील प्लांट लगाया गया? कारण था दोस्तों उसका कोयले की खदानें, कारण था दोस्तों उसका रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से उनको मिल गया था और कोयले की खदानें मिल गई थी। दूसरा है दुर्गापुर और बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी दुर्गापुर और बर्नपुर में, और यहाँ पर दुर्गापुर दोस्तों बहुत पुराना, दुर्गापुर बर्नपुर के आसपास एक बड़ी कोयला की खदान जो इंडिया की सबसे पहली कोयले की खदान थी, उसका नाम है दोस्तों रानीगंज, झार पोखरिया, ये दुर्गापुर, बर्नपुर, ये सब कोयले के आसपास के एक क्षेत्र हैं जहाँ लोहा अयस्क भी मिलता है और कोयले का संसाधन भी मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस्पात संयंत्र लगाया गया था। जमशेदपुर और बोकारो में टाटा ने टिस्को स्टील प्लांट लगाया था दोस्तों, जो कि झारखंड में स्थित है। और ये जमशेदपुर वाला एरिया पूरा औद्योगिक केंद्र के रूप में बसा हुआ है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर इनको मिलता है कोयला, यहाँ इसी के आसपास यहाँ पर मिल जाता है इनको लोहा अयस्क, और बहता हुआ जल स्वर्ण रेखा नदी का पानी भी मिल जाता है, विद्युत की आपूर्ति भी हो जाती है और रेलवे की सुविधा भी मिल जाती है। और पास ही नज़दीक में उड़ीसा एक राज्य है जहाँ पर बंदरगाह भी इनको मिल जाता है। तो कितना अच्छा यहाँ पर सुविधा है जमशेदपुर के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों भद्रावती और विजयनगर। भद्रावती विजयनगर कर्नाटक राज्य में आते, कर्नाटक राज्य के अंतर्गत ये 2 औद्योगिक केंद्र हैं जिसको इस्पात इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जो इस्पात के लिए है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, ये भी लोहा यानी लोहा इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु का सलेम नाम का एक जगह है, ये भी इस्पात से जुड़ा हुआ है। आपको याद रखने की क्या चीज़ें, 3 राज्य तो आपको वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको पूरे याद रखने पड़ेंगे। इवन 4 राज्य जो आप याद रख सकते हैं, राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला जो है वो उड़ीसा में, राउरकेला में लोहा अयस्क भी मिलता है, राउरकेला के आसपास तो कोयला भी मिलता है, और राउरकेला जो उड़ीसा में उसके नज़दीक में पारादीप बंदरगाह भी है, जिससे आसानी से लोहा को जापान तक भेजा जा सकता है। दोस्तों इंडिया से जापान को लोहा भेजा जाता है, जो कि उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह है, वहाँ से हम लोग निर्यात करते हैं। तो हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोयले का निर्यात करते हैं। तो दोस्तों इंडिया का जो मैप आप देखते हो, इंडिया के मैप में मैं पूरा इंडिया नहीं बना रहा हूँ, मैं बस साउथ इंडिया टाइप का कुछ बना रहा हूँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती है। देखो दोस्तों, ये आपका है वेस्ट बंगाल, ये आपका उड़ीसा, ये आपका झारखंड, ये आपका छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य तो बिल्कुल आसपास है। छोटा नागपुर का पठार वाला रीजन है दोस्तों, और छोटे नागपुर के पठार के आसपास बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला, लोहा अयस्क और दूसरे खनिज संसाधन मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज बसाई गई है। तो 4 तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। जैसे बोकारो की बात करें, बोकारो या जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई है, दुर्गापुर बर्नपुर आपका पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला आपका उड़ीसा में है। तो 4 तो याद हो गए। बाकी 3 दक्षिण भारत के राज्य है, उसमें एक आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक। तो ये याद हो गया आराम से।
तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी 3 अलग अलग इस्पात संयंत्र हैं। तो ऐसे में आप याद रख सकते हैं, सारे याद नहीं रहेंगे तो भी आपको ये 4 राज्य तो डेफिनेटली याद रहना चाहिए, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा खनिज इन चारों राज्यों में मिलता है, जिसमें छत्तीसगढ़, उसके नज़दीक में झारखंड, उसी के नज़दीक में उड़ीसा और फिर उसके नज़दीक में आता है आपका पश्चिम बंगाल। ये चारों क्षेत्र पूरे जुड़े हुए हैं और पूरे के पूरे खनिज संपदा से भरपूर हैं। इसी वजह से भारत में जो इस्पात के उद्योग हैं वो यहीं पर लगाए गए हैं। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इस्पात संयंत्र है जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में भी बात की गई है, उसका नाम है दोस्तों जमशेदपुर। जमशेदपुर जो स्टील प्लांट है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जमशेदपुर स्टील प्लांट लगा हुआ है, जो कि झारखंड में एक जगह का नाम ही जमशेदपुर है। हालांकि जमशेदपुर इसका नाम बाद में रखा गया, पहले इसका नाम सांगची हुआ करता था। सांगची एक जगह है दोस्तों जिसको चुना गया था टाटा स्टील प्लांट के लिए, और बाद में जमशेद जी टाटा के नाम पर शायद हो सकता है उन्हीं के नाम पर इसका नाम जमशेदपुर रख दिया गया हो, क्योंकि JRD टाटा जो है वो टाटा इंडस्ट्रीज के फाउंडर थे, इस वजह से। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को। टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड जो है ये टिस्को है। तो ये टिस्को है, टाटा वाला है, लेकिन शुरुआती दौर में ये टाटा का केवल इस्पात का काम करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसे टाटा का जो टिस्को वाला प्लांट है इसे सरकार ने 1947 में अपने अंडर में ले लिया और सरकार ने अपने हाथों में लिया और इसमें और ज़्यादा उत्पादन करना शुरू कर दिया था। और ये कहाँ पर है, ये स्वर्ण रेखा नदी और खरकई 2 नदियाँ हैं। मैंने बोला ना कि उद्योगों के लिए नदियों का जल जरूरी है, पानी तो जरूरी है, पानी की आवश्यकता पड़ती है उद्योगों में लिए। तो क्या होता है, स्वर्ण रेखा नदी और 2 नदियाँ है, खरकई नदी, इन दोनों नदी का संगम समझते हो, जहाँ पर 2 नदियाँ एक दूसरे से मिल रही, उस संगम पर एक शहर, छोटा सा कस्बा टाउन पड़ता है जिसका नाम है सांगची। उसी सांगची के स्थान पर 1907 में टिस्को प्लांट इस्पात संयंत्र का इस्पात प्लांट को लगाया गया था। इस संयंत्र को 1947 में बाद में सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और बाद में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, इसका नाम बदल करके जमशेदपुर रख दिया गया। दोस्तों ये झारखंड नाम के राज्य में है। झारखंड अभी तो एक अलग राज्य, लेकिन उस समय ये बिहार के अंतर्गत आता था। तो जमशेदपुर का जो प्लांट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों क्या कारण है, सांगची को एक छोटा सा कस्बा क्यों चुना गया इतने बड़े औद्योगिक केंद्र को लगाने के लिए? तो उसके कुछ कारण है। सांगची ही क्यों? क्योंकि देखिए उद्योग के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो उद्योग, मैंने बताया ना कि उद्योग का ट्रेंड क्या था 1800 से 1900 के बीच में, 1800 से 1950 के बीच में जो ट्रेंड था वो आपने देखा होगा, मैंने आपसे बात भी की थी उसके बारे में कि 1800 से 1950 के बीच में जो ट्रेंड हुआ करता था, वहाँ पर एक तो कोयले के नज़दीक होते थे। तो ये जो टाटा जमशेदपुर वाला, यहाँ बोकारो, झारिया, यहाँ पर स्टील कोयले की खदानें हैं। तो कोयले की खदानों से यहाँ पर कोयला मिलता है। इसके आसपास छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भरे पड़े हुए लोहे से, तो लोहा अयस्क छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से मिलता है। दूसरी बात ये एक और कि कोलकाता और नागपुर को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन यहाँ से गुजर रही। कलकत्ता और नागपुर 2 बड़े शहर थे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्पादों की मांग हो सकती थी और वहाँ से मुंबई और पूरे देश में फैल सकते थे। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग थी। इस वजह से कुछ 32 किलोमीटर दूरी पर एक काली माटी स्टेशन है और उसी काली माटी स्टेशन से 32 किलोमीटर दूर पड़ता है आपका सांगची, और वहीं से आपका सारा माल लोड और अनलोड किया जाता था। जमशेदपुर से लेकर के पूरे भारत में सप्लाई किया जाता था। लौह अयस्क और कोयला मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ ये कोलकाता के निकट भी था। कलकत्ता के निकट होने से क्या फायदा है? कलकत्ता के निकट होने से फायदा है क्योंकि कलकत्ता में पोर्ट है दोस्तों, वहाँ पर एक वो बंदरगाह है और उस बंदरगाह से आसानी से इस्पात को वहाँ से सप्लाई किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। इस वजह से ये फायदा भी है इसको। इसका मतलब पूरी तरह से ये हर जगह पर फिट बैठता था। उसके अलावा टिस्को को जो है झारिया से कोयला मिलता था। झारिया नाम का एक जगह है जो खान के लिए, कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। इस झारिया से उसको कोयला मिलता था और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क और चूना पत्थर मैग्नीज मिलते थे। मेन तो हमको लौह अयस्क से मतलब है, तो लौह अयस्क कहाँ से मिल रहा था?
छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसको लोह अयस्क सप्लाई कर रहे थे। स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदियों से पानी की आपूर्ति हो रही थी। तो देखो ना, टिस्को टाटा स्टील को यहाँ लगाने के पीछे जो कारण था, सांगची ही क्यों है, इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। वहाँ पर रेलवे है, कोयला है, लोह अयस्क है, वहाँ पर बंदरगाह भी नज़दीक पे है और साथ ही साथ वहाँ पानी की आपूर्ति भी है, बिजली की आपूर्ति भी है। जब सारी चीज़ें आपके फेवर में हो ना, तो वहाँ पर एक कोई भी स्टील प्लांट के हर एक बिजनेस चल सकता है। इसी वजह से इस एरिया को इतना बसाया गया कि बाद में जमशेदपुर में स्टील के अलावा टाटा ने इस्पात के अलावा और बाकी दूसरे उद्योग धंधे भी लगाए गए। कौन कौन से उद्योग धंधे लगाए गए? जैसे रसायन उद्योग वहाँ पर लगाया गया, इंजनों के पुर्जे बनना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि जब इस्पात आपके पास वहीं मिल रहा है तो तुरंत इंजनों के पुर्जे बनाना शुरू कर दिए। इस्पात को गलाओ, गला करके इंजन के पुर्जे में बदल दो। नेक्स्ट, कृषि उपकरण, क्योंकि इस्पात हमारे पास में तो कृषि उपकरण बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि लोहा आपको बिल्कुल पास से मिल रहा है, सस्ते में मिलेगा और कृषि उपकरण को बनाया जा सकता है। बड़ी बड़ी मशीनें बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस्पात तो आपको जमशेदपुर के टिस्को से मिल रहा है ना। टीन की चादरें बनाएंगे, क्योंकि चादरें, टीन की चादरें जो होती है ना, जो आप टीन इस्तेमाल करते हैं, कई बार घर की छत पे हम लोग टीन लगाते हैं, जो घर की छत में अगर आप पक्का नहीं बना रहे हो, कच्चे घर बनाते हैं तो उसमें टीन की शेड लगाते हो। टीन शेड कहाँ से? वो भी टाटा की बहुत मजबूत चादरें आती हैं जो कि टीन से बनाई जाती है, वो भी टिस्को ही उनको सप्लाई करता है मटेरियल और उससे ये जो है चादरें बनाई जाती है। केबल और तार जो बनाए जाते हैं, इनमें भी तो इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये टिस्को जो है इन सबको भी पोषित कर रहा था और एक बहुत बड़ा औद्योगिक तंत्र केंद्र प्रदेश स्थापित हो गया था जमशेदपुर में, और अब भी ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। भारत में हर एक चीज़ की आपूर्ति इतनी ज़्यादा हो रही है कि आपको कोई भी चीज़ ढूंढने जाओगे तो आपको हर एक चीज़ मार्केट में मिल जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उद्योगों ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि अब हर एक आवश्यकता की पूर्ति हमारे देश में हो रही है। लेकिन फिर भी हम लोग पश्चिमी देशों से पिछड़े हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देश की बात कर ले, नेक्स्ट एक शहर की बात कर ले। हमने जमशेदपुर का, भारत का जमशेदपुर तो पढ़ लिया, लेकिन क्या भारत का जमशेदपुर में ये सारी चीज़ें हैं? क्या और दूसरे देशों में भी यही ट्रेंड है कि नहीं है? तो इसको कंपेयर करने के लिए, इसको तुलना करने के लिए एक दूसरा शहर का उदाहरण आपके एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। उसका नाम है पिट्सबर्ग नगर। ये पिट्सबर्ग नगर कहाँ पर है? ये पिट्सबर्ग नगर यूएसए में, यूएसए समझते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में ये पिट्सबर्ग नगर है। और इस पिट्सबर्ग नगर में ही क्यों चुना गया? यहाँ पर कोयले की खदानें हैं दोस्तों, इसलिए कोयला पिट्सबर्ग को मिल ही जाता है। लेकिन उसको चाहिए लोह अयस्क, तो लोह अयस्क को भी उसको पास ही में थोड़ा सा दूर एक दूसरा शहर है जिसका नाम है मिनेसोटा। मिनेसोटा की जो खाने हैं वहाँ से उसको लोह अयस्क मिलता है, और मिनेसोटा की खानों में बहुत मात्रा में लोह अयस्क निकलता है। तो वो लोह अयस्क पिट्सबर्ग नगर भेजा जाता है। किसके लिए? उस इस्पात इंडस्ट्री को पोषित करने के लिए, क्योंकि उसके लिए कच्चा माल की जरूरत पड़ती है। बाकी जल की आपूर्ति भी वहाँ पर 3 नदियाँ हैं दोस्तों। इस पिट्सबर्ग नगर के आसपास 3 नदियां बह रही है, जिससे उसको फुल फाल पानी की आपूर्ति हो रही है। मैंने बताया था ना कि पुराने समय में क्या था, पानी की आपूर्ति और कोयला और इस तरह का कुछ जगह मिल जाए तो आसानी से उद्योग धंधे बसाना वहाँ पर उद्योगों को आकर्षित करती थी। तो कौन सी नदियाँ? वो एक नदी का नाम है ओहियो। देखिए, यूएसए की नदियों को आपको रटना पड़ेगा क्योंकि सारे नए नाम है। हमारे फैमिलियर नेम तो इंडिया में है, बाकी जिन नाम को हम जानते नहीं है, नए हैं, वो सारे दूसरे देश में होंगे। ओहियो नाम की एक नदी है, दूसरी है मोनोगहेला, मोनोगहेला नाम की नदी, और एक और एल्गनी नाम की नदी है। 3 नदियां हैं, एल्गनी, मोनोगहेला और ओहियो। इन 3 नदियों के द्वारा यूएसए के उस पिट्सबर्ग नगर में जहां पर लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था, उसको पानी सप्लाई किया जा रहा है। एक और खास बात दोस्तों कि ये मिनेसोटा की जो खान हम लोग पढ़ रहे हैं, इस खान से लोहा सप्लाई किया जाता है। किसको? पिट्सबर्ग नगर को। तो पिट्सबर्ग नगर को जो लोहा सप्लाई किया जा रहा था वो किस मार्ग से, रूट से किया जाए? परिवहन की आवश्यकता तो पड़ेगी। अब वहाँ परिवहन का इतना सस्ता साधन उनके पास में था कि लोहा बहुत सस्ते में उनको पिट्सबर्ग को मिल रहा था। क्यों? क्योंकि पानी के द्वारा अगर आप किसी ट्रांसपोर्टेशन में जाओगे, पानी से भेजोगे, नदी झीलों से भेजोगे तो बहुत आसानी से पहुंच जाता है। और यही कारण है कि वहाँ पर 5 झीलें पड़ती है दोनों के बीच में, पिट्सबर्ग नगर और मिनेसोटा की खान के बीच में 5 बड़ी बड़ी झीलें मिलती है, जिसके नाम है नंबर 1 सुपीरियर, दूसरा ह्यूरॉन, तीसरा ओंटेरियो, चौथा इरी और आखिरी जो 5वां उसको बोलते हैं मिशिगन। सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटेरियो, इरी और मिशिगन, ये 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों को अमेरिका में एक नाम से बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की, यूएसए की महान झीलें, यूएसए की महान झील के नाम से
जानते हैं इन झीलों को, जिसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील यहाँ पर सबसे बड़ी झील है। इन पांचों झीलों के माध्यम से मिनेसोटा की खान से लोअयस्क पिट्सबर्ग नगर में पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों इनमें नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी सुपीरियर क्यों मानी जाती है? सुपीरियर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया में इससे बड़ी मीठे पानी की झील कहीं पर भी नहीं है। इससे बड़ी झील तो है लेकिन मीठे पानी की नहीं है। तो झील कौन सी है वो जिससे बड़ी है? उसका नाम है कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो सुपीरियर झील से भी बड़ी है। लेकिन दोस्तों वो खारा पानी है जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम जिसका इस्तेमाल कर सकते वो तो मीठा पानी है। तो सुपीरियर झील बहुत काम की है। और मिनेसोटा की खान से पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन ग्रेट लेक्स के द्वारा होता है। मतलब इन्हीं झीलों के माध्यम से वो लोअयस्क वहां तक शिप के माध्यम से पहुंचा जाता है। तो बहुत आसान एक यहाँ पर परिवहन का साधन भी इनके पास में है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे उद्योग की, जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का किस पर निर्भर करते हैं? सूती वस्त्र उद्योग की निर्भरता दोस्तों कच्चे माल के रूप में उसको कपास चाहिए, कच्चे माल के रूप में उसको जूट चाहिए, कच्चे माल के रूप में ऊन चाहिए, सिल्क चाहिए। ये सारी चीज़ें उसे कच्चे माल के रूप में चाहिए। कौन कौन सी? कपास चाहिए, ऊन चाहिए, सिल्क चाहिए, जूट, पटसन जो है वो कच्चे माल के रूप में चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके ही कपड़ा बनाया जाता है। सूती इन रेशों से ही वस्त्र बनाए जाते हैं। इन सारी चीज़ों से दोस्तों रेशे निकलते हैं। चाहे कपास हो तो कपास से रेशे निकलेंगे, चाहे ऊन हो तो ऊन से रेशे निकलेंगे, जूट से रेशे निकलते हैं, सिल्क यानी रेशम से भी रेशे निकलते हैं। लेकिन रेशों में भी मानव ने भी, ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं। ऊन प्राकृतिक हो गया क्योंकि ये भेड़ों से मिलता है, ऊँटों से मिलता है, ऊन प्राकृतिक हो गया। जूट प्राकृतिक हो गया क्योंकि ये फसल से निकलता है। सिल्क प्राकृतिक हो गया क्योंकि शहतूत के पेड़ पे जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे निकाला जाता है। उसके अलावा कपास प्राकृतिक हो गया क्योंकि ये भी फसल है। ये सारे रेशे जो हैं प्राकृतिक हैं। तो मानव ने भी कुछ रेशे तैयार किए, इस वजह से हमने रेशों को दो भाग में बांट दिया है। रेशों को दो भाग में बांट दिए, एक रेशे जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक रेशे, और दूसरे जो रेशे होते हैं उसको हमने क्या बोल दिया? उसको बोल दिया मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशा। तो कृत्रिम रेशा क्या होता है उनके नाम रट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीधे सीधा पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर रेशों के प्रकार में हम लोग प्राकृतिक रेशों की बात करें तो प्राकृतिक रेशों में क्या क्या आता है? प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत आता है ऊन, प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है सिल्क, प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है कपास, लीलन और जूट। लीलन का कपड़ा बहुत महंगा आता है दोस्तों। तो इन सब चीज़ों से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो सारे रेशे किस प्रकार के हैं? वो सारे रेशे प्राकृतिक रेशे होते हैं। लेकिन मानव निर्मित रेशे भी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और उनमें कौन कौन से हैं? उनमें सबसे फेमस है लाइलॉन। लाइलॉन जो होते हैं, लाइलॉन के जूते कई बार आपने देखे होंगे। लाइलॉन के बहुत सारे बैग मिल जाते हैं, जूते मिल जाते हैं, जैकेट कोट जो आते हैं ठंड के दिनों में वो भी लाइलॉन से बनाए जाते हैं। लाइलॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों। तो लाइलॉन तो हमने देख लिया। उसके बाद पॉलिस्टर का बैग आता है, पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं, पॉलिस्टर के जो हम लोग बोलते हैं ना, जो कुछ पैराशूट टाइप का कपड़ा आता है, ये पॉलिस्टर जो होते हैं ये रेशे होते हैं। रेशों से बहुत सारे कपड़े, बैग और हमारी आवश्यकता की चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके अलावा दो ऐसे और रेशे जिसको हम लोग एक्रेलिक और रेयान के नाम से जानते हैं। एक्रेलिक और रेयान का इस्तेमाल भी दोस्तों कपड़े, स्ट्रेचेबल चीज़ें बनाने में, स्टेबल जीन्स वगैरह बनाने में बहुत सारी जगह से इसका इस्तेमाल होता है। इसको मिक्स करके रेशों के साथ बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कपड़ों के लिए केवल प्राकृतिक रेशों पर ही निर्भर नहीं करते, उसके साथ साथ मानव निर्मित रेशों की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। और आप ये दोनों तरह के देखते होंगे। लेकिन ये प्राकृतिक रेशे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते दोस्तों। लेकिन ये जो रेशे होते हैं लाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयान, इनको जब आप जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों कार्बन का उत्सर्जन करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में विषैले पदार्थ छोड़ते हैं, और जिससे हमारा वातावरण दूषित हो सकता है। तो मानव निर्मित जो रेशे हैं ये थोड़े से नुकसानदेह तो है, लेकिन फिर भी ईजी टू यूज़ और बहुत ज़्यादा कारगर भी हुए हैं आजकल। आज की तारीख में हर एक इंसान इनका इस्तेमाल ज़रूर करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट समझते हैं कि 18वीं सदी में सूती वस्त्रों के साथ क्या हो रहा था। तो 18वीं सदी की बात करें तो 18वीं सदी में सूती वस्त्र उद्योग के साथ क्या हुआ? सूती वस्त्र उद्योग के साथ सबसे बड़ी समस्या तब हुई जब औद्योगिक क्रांति आ गई।
औद्योगिक क्रांति से पहले सूती वस्त्र उद्योग का जो काम चलता था पूरे देश में, वो कैसे चल रहा था? औद्योगिक क्रांति से पहले सूती वस्त्र उद्योग का जो कामकाज था वो हाथ से होता था, हाथों से कताई होती थी, हाथों से बुनाई होती थी, हथकरघों का इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी में क्रांति आई और उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद पावर लूम ने उसका हथकरघा का जो है स्थान ले लिया और धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ। तो 18वीं शताब्दी के बाद वस्त्र उद्योग में पावर लूम का एक कॉन्सेप्ट आया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सूती वस्त्र बनने लगे और धीरे धीरे सूती वस्त्र के उद्योगों ने क्या किया, विकास करना शुरू कर दिया। दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग दुनिया में किन किन देशों में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है? जिन देशों में सूती वस्त्र का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है उन देशों में भारत और चीन सबसे शुमार है। दोस्तों, भारत, चीन के अलावा जापान, यूएसए ये आदि सूती वस्त्र के बड़े बड़े उत्पादक हैं। तो जापान सब बहुत बड़ा उत्पादक है, लेकिन भारत और चीन सूती वस्त्र उद्योग में पूरी दुनिया पर राज करते हैं। आज की तारीख में दुनिया पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में जो उत्पादन हो रहा है दोस्तों, उसमें चीन पहले नंबर पर आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में भारत दूसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब हम लगातार कंपटीशन में है दुनिया में, और आज दुनिया में भारत उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है और भारत धीरे धीरे बहुत विकास कर रहा है। तो यहाँ हमने समझा कि 18वीं शताब्दी में सूती वस्त्र उद्योगों की क्या स्थिति है। अब आगे समझते हैं सूती वस्त्र उद्योगों की और कहानी। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। आगे समझते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश शासन से पूर्व सूती वस्त्र का क्या हालत था भारत में, और जैसे ही ब्रिटिश शासन इंडिया में आया सूती वस्त्र का क्या हाल हो गया दोस्तों। उससे पहले दुनिया में भारत के सूती वस्त्र का एक तरह से नाम चलता था, ऐसे बोलते हैं ना, सिक्का चलता था, और हमारा एक दबदबा बना हुआ था पूरे मार्केट में। दोस्तों, हाथ से कटे और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का पूरी दुनिया ही बाजार थी जब तक कि ब्रिटिश भारत में नहीं आए। और भारत का जो कपड़ा बनता था, कई जगह के कपड़े इतने ज़्यादा फेमस थे कि दुनिया में खाली उनके नाम से बिक जाते थे। आज की तारीख में तो इतने ज़्यादा हम क्वालिटी में इतना ज़्यादा शुमार नहीं है सूती वस्त्र उद्योगों में, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ के रुमाल तक यूरोप में बेचे जाते थे। भारत का मलमल का रुमाल जो है वो पूरी यूरोप में फेमस था। इंडिया में उस समय ढाका आज बांग्लादेश की कैपिटल है। आज बांग्लादेश के पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है दोस्तों। बांग्लादेश आज भी मेड इन बांग्लादेश के जो कपड़े बिकते हैं पूरी यूरोपियन मार्केट में, आज भी उसका दबदबा चलता है। लेकिन फिलहाल उस समय की बात करें, अगर वो तो अब हो गया, लेकिन उस समय की बात करें तो ये ढाका पहले भारत में हुआ करता था, और इस ढाका का मलमल पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था दोस्तों। उसके अलावा मुसलीपट्टनम की छींट के कपड़े, साड़ियाँ, बहुत कुछ चीज़ें बनती है। कालीकट के केलिको, ये भी एक कपड़े बुनने की कला थी जो बहुत फेमस हुई थी। बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा में जरी का काम आज भी होता है। बुरहानपुर में जरी का काम। वडोदरा और सूरत तो वैसे भी कपड़ा इंडस्ट्रीज में बहुत आगे, सूरत तो टॉप पे चल रहा है फिलहाल में कि बहुत ज़्यादा कपड़ा वहाँ पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है, कपड़ा उद्योग बहुत आगे, अपनी जरी की गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विख्यात थे दोस्तों। ये कब की बात बता रहा हूँ मैं? ये बात बता रहा हूँ जब ब्रिटिश इंडिया में नहीं है। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की स्थिति कुछ इस तरीके की थी। तो हुआ क्या ऐसा कि भारत के ये सारे जो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में विख्यात थे, एकदम से डाउन कैसे हो गए, एकदम से हम लोग नीचे क्यों चले गए? ये ब्रिटिश शासन के आने के बाद हुआ क्या? ब्रिटिश शासन के आने के बाद क्या हुआ कि भारतीय उद्योग, ब्रिटिश सरकार की जो मशीनें थी, बड़ी बड़ी जो यंत्र थे, उनसे हम लोग कंपटीशन नहीं कर पाए, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। ये प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे जो परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग थे वो पश्चिमी उद्योग से पीछे रह गए। कारण क्या थे? हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग एक तो महंगा हो गया। सूती वस्त्र जो बनता था ना, हाथ से बनाते थे, तो हथकरघा के कारण वो एक तो महंगा हो गया था, और बनने में बहुत टाइम लग रहा था, उसको ज़्यादा समय लग रहा था, यानी एक एक कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लग रहा था, क्योंकि सारा काम हाथ से हो रहा था। वहीं पश्चिमी उद्योग के जो यंत्र मशीनें आ गई थी औद्योगिक क्रांति के कारण, तो उन औद्योगिक यूनिट में सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र का निर्माण हमसे सस्ते में हो रहा था। तो जब दोस्तों आपको मान लो दो मैं कपड़े ऑफर कर दूं कि एक ये कपड़ा जो किसी मशीन से बना है, बहुत अच्छा एक कंपनी का ब्रांडेड कपड़ा है, और एक दूसरा कमीज जो है गांव के किसी व्यक्ति ने बनाया, हाथ से बुन करके इसको 1 महीने में तैयार किया आपके लिए, और इस कंपनी ने 2.5 मिनट में तैयार कर दिया है, या 2 मिनट में तैयार कर दिया आपके लिए, और ये पीटर इंग्लैंड या किसी बड़ी अच्छी कंपनी का जो भी आपको कंपनी
कंपनी नाम याद हो उसका नाम अपने जहन में रख लो कि हाँ उस कंपनी का है। तो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि दोनों में से, और ये आपको मिल रहा है सस्ता, और ये क्योंकि हथकरघा हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र उद्योग है और अपना देश का है, लेकिन ये पड़ रहा है आपको 1000 रुपये का और ये पड़ रहा है आपको 800 रुपये का। तो आप बोलोगे यार ये कितना अच्छा प्रोडक्ट, तो ब्रांडेड भी है और इसका अच्छा कलर्ड भी है और अच्छा डिज़ाइन भी है, और ये बिल्कुल सीधा सिंपल सा वाइट कलर का कपड़ा है, उसके बाद भी ये 1000 रुपये ले रहा है और ये 800 में क्यों सस्ता पड़ रहा है। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग उसको लेना पसंद करेंगे। तो लोगों की जो फर्स्ट चॉइस हुई थी वो क्या होने लगी, वो यूरोप की जो मशीनों से द्वारा बनाए गए कपड़े थे वो लोगों की फर्स्ट चॉइस होना शुरू हो गया था। इसी वजह से हमारे देश के जो हाथ से बने हुए जितने भी हथकरघा उद्योग जो थे, सूती वस्त्र उद्योग, वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए, लोग बेरोजगार होते चले गए और हमारा जो वस्त्र का जो उद्योग जो एक समय तक पीक पे था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब क्या होता दोस्तों, अंग्रेज देश में आए, देश में उन्होंने शासन करना शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों ने इंडिया में कपास होता था तो कपास से उन्होंने बोला कि क्यों ना इंडिया में भी इंडस्ट्री बनाई जाए और यहाँ से बना के पूरी दुनिया में बेचेंगे क्योंकि हमको तो आता है बनाना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया इंडिया में। हालांकि अंग्रेजों का योगदान रहा भारत में, ये नहीं नकार सकते कि अंग्रेज भारत में आए जरूर थे, लेकिन भारत में उद्योग धंधे तो उन्होंने शुरू करवाए थे। जैसे सबसे पहले इंडिया में जो उद्योग लगाया गया था, सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग लगाया गया था, वो लगाया गया था दोस्तों कलकत्ता में। 1818 में कलकत्ता के समीप एक जगह है जहां पर जिसे कहा जाता फोर्ट गैलेस्टर। फोर्ट का मतलब होता किला। फोर्ट गैलेस्टर नाम का एक किला कलकत्ता में था। उस किले में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था, लेकिन दोस्तों वो फेल हो गया था क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री के थे तो इनको पता नहीं था कि भारत की जलवायु थोड़ी अलग सी है। भारत में जो जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए चाहिए और भारत में जो चीज़ें सप्लाई चाहिए, उस समय तक ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा नहीं था, रोड भी अच्छे नहीं थे, रेलवे तो आया भी नहीं था। तो जलवायु के कारण कच्चा माल खाली आपको महाराष्ट्र और गुजरात में मिल रहा है, पश्चिम बंगाल में आपको कपास मिल नहीं रहा है, तो वहाँ से लाने में समय हो रहा था और ट्रक नहीं थे, रेलवे नहीं था, इस वजह से उनको बड़ा दिक्कत हुई थी। और 1818 में जब सबसे पहले सूती वस्त्र लगाया गया था वो कुछ ही साल में दोस्तों बंद हो गया, फेल हो गया, इसलिए इसको सबसे पहला और असफल परीक्षण मानते हैं। लेकिन 1854 में पहली बार भारत में मुंबई में अंग्रेजों ने सबसे पहला सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल स्थापित किया गया। सबसे पहला एक उद्योग स्थापित किया गया, सूती कपड़ा उद्योग। ये 1854 की बात बता रहा हूं मैं दोस्तों। भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी 1854 में ही चलाई गई थी, और 1854 में जो पहली ट्रेन चली थी इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, और ये ब्लैक ब्यूटी मुंबई में ही चलाई गई थी। ब्लैक ब्यूटी ये कोई हमारी सुविधा के लिए नहीं थी, ये अंग्रेजों ने अपने इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए चलाई थी। तो ये चलाई गई थी, लगभग 31 किलोमीटर की थी दोस्तों ये, और ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई और थाने दोनों बम्बई में ही पड़ते हैं। मुंबई से थाने के बीच में पहली बार इसका परीक्षण किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, इसलिए भारतीय रेल का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता था। और ये ब्लैक ब्यूटी पहली बार चली थी देश में 1854 में, और 1854 में ये काम हुआ था। उस समय तक हमारे पास रेल आ गई थी। अब जब हमारे पास रेल आ गई थी तो ऑब्वियसली बात है मुंबई का काम तो होना ही था। सूती वस्त्र उद्योग धड़ल्ले से चलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मुंबई के आसपास ही आपको कपास बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल रहा था, और मुंबई की जो जलवायु है वो कोष्ण उष्ण जलवायु होती है। जो कोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो होती है वो सबसे उपयुक्त होती है इसके लिए, कपास के लिए। यही कारण था कि कलकत्ता के गैलेस्टर में जो फोर्ट गैलेस्टर में जो स्थापित किया गया पहला सूती वस्त्र उद्योग था वो फेल हो गया, और जबकि दूसरा जो 1854 में स्थापित किया गया था वो पास हो गया। प्रारंभ में वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पनपा क्योंकि वहां पर अनुकूल आर्द्र जलवायु थी। कोष्ण आर्द्र जलवायु हुआ करती थी वहां पर। तो उस जलवायु की वजह से उस जलवायु की वजह से वहां पर दोनों राज्यों में यानी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग पनपा। तो यहाँ तक आपको जिस समझ में आ गई होगी। उसके अलावा और बात कर लेते हैं कि उद्योगों का फैलाव के लिए कारक क्या थे। सूती वस्त्र के उद्योग के पनपने के कारक क्या थे, गुजरात महाराष्ट्र में पनपने के कारक क्या क्या थे। पहला कारक कोष्ण आर्द्र जलवायु। वहाँ की जो जलवायु थी वो कोष्ण, ज़्यादा उष्ण भी नहीं थी। कोष्ण मतलब मॉडरेट जलवायु जो होती है, सामान्य से थोड़ी सी ऊपर, तो वो कोष्ण जलवायु आर्द्र जलवायु वहाँ की थी, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी कारगर थी। और कारगर सूती वस्त्र उद्योगों के साथ साथ कपास की खेती के लिए भी थी, क्योंकि वहाँ पर कपास की खेती के लिए काली मिट्टी भी दोस्तों बहुत मिलती थी। उसके अलावा
मुंबई में पोर्ट था ना, बंदरगाह की वजह से मशीनों का आयात किया जा सकता था। जो उद्योगों के लिए मशीनें की आवश्यकता पड़ती थी वो आयात कर सकते थे, जबकि कलकत्ता के लिए और घूम के जाना पड़ता था पीछे से। ऐसे में आसान ये हो गया था कि जल्दी से मशीनें पहुंच सकती थी। कच्चे माल की उपलब्धता भी दोस्तों मुंबई के आसपास ही थी, और जहां पर रुई वगैरह, जहां पर कपास हो रहा था, तो कपास के जो मजदूर थे उनको बहुत ज़्यादा दक्षता थी उनके अंदर कि कच्चा माल जल्दी से वो बना ले। ऐसे में दक्ष श्रमिकों की संख्या भी मुंबई के आसपास उस समय बहुत ज़्यादा थी। यहाँ समझ सकते हैं हम लोग 4 फैक्टर जो किसी उद्योगों के फैलाव के, किसी उद्योग मतलब सूती वस्त्र उद्योग की बात चल रही है। सूती वस्त्र उद्योग के फैलाव के लिए जो 4 महत्वपूर्ण चीजें जो हम देख रहे हैं वो क्या क्या है, वो कारक है कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात करने के लिए बंदरगाह पत्तन, और कच्चे माल की उपलब्धता, और आखिरी में हमारा पॉइंट आता है दोस्तों दक्ष श्रमिक। ये सारी चीजें यहाँ पर मिल रही थी, इस वजह से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का फैला हुआ। लेकिन यही कारण था। अब क्या हुआ, बाकी सारी चीजें अब जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया देश में, ऐसे में क्या हुआ कि शुरुआत में तो महाराष्ट्र और गुजरात तक सीमित थे, लेकिन बाद में जो आर्द्रता है ये आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। तो जो आर्द्रता, जो नमी है, इसको कृत्रिम रूप से बनाया जाने लगा, और धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ये केंद्र स्थापित हो गए। और दोस्तों ताज्जुब की बात यह है कि अहमदाबाद जो बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था वो धीरे धीरे डाउन हो गया और दूसरे केंद्र उभरना शुरू हो गए। तो यहाँ पर ध्यान देने लायक यही बात है कि वर्तमान में आर्द्रता जो होती है वो कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है, जिससे उद्योग मुंबई और अहमदाबाद यानी गुजरात और बम्बई के, महाराष्ट्र के अलावा कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत जैसे अलग अलग शहरों में केंद्रित होना शुरू हो गए। कारण क्या था? कारण था परिवहन सुविधा का तेज होना। कारण क्या था कि कृत्रिम आर्द्रता उत्पन्न की जा रही थी, इस वजह से हर जगह पर सूती वस्त्र उद्योग मिलें डाली जा रही थी। और अब तो अहमदाबाद लगभग खत्म हो चुका था क्योंकि वहां पर प्रौद्योगिकी की कमी थी। अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग जो बहुत तेज गति से पनपा था, और इतना तेज पनपा था कि मुंबई को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था, और इतना ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता था शुरुआत में वहाँ पर कि उसको कहा जाने लगा था भारत का मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला एक शहर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र कपड़ा मिल है। इसी वजह से हमने भारत के इस शहर को इंडिया का मैनचेस्टर कहा। साबरमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है, और साबरमती नदी से ही इन अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों को पानी दिया जा रहा था। 1859 में यहाँ सबसे पहली मिल स्थापित की गई थी, क्योंकि इससे पहले 1854 में पहली सफल मिल का परीक्षण मुंबई में कर लिया गया था। उसी के कुछ साल बाद यानी लगभग 5 साल बाद 1859 में यहाँ पहली सूती मिल वस्त्र मिल स्थापित की गई थी, और मुंबई के बाद यह दूसरा वस्त्र निर्माता जगह केंद्र बना था। दोस्तों इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने लगा था। कच्चा माल, जलवायु, कताई और बुनाई के लिए यह जगह जो थी वो बहुत आदर्श थी, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल भी बहुत था, जलवायु भी सही थी, और इसके पास में ही पोर्ट भी, इनके पास गुजरात के पास भी पोर्ट थे। इस वजह से ये आसानी से ग्रो कर गया था। अहमदाबाद में हाल में बहुत सारी मिलें बंद हो गई। दोस्तों क्यों बंद होगी? उसका कारण है अहमदाबाद एक समय तक पीक पे था, लेकिन धीरे धीरे नीचे नीचे गिरता चला गया। उसका कारण ये था कि देश में नए केंद्र स्थापित हो गए थे वस्त्रों के, जैसे पानीपत हो गया, लुधियाना हो गया, कोयम्बटूर हो गया, बेंगलोर जो साउथ इंडिया में जो चेन्नई वगैरह में स्थापित हो गए। तो धीरे धीरे दूसरे कानपुर उभर के आ गया। कानपुर को भी पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं। इंडिया में एक मैनचेस्टर और है कानपुर, अभी आजकल बहुत तेज चल रहा है, तो कानपुर भी आगे निकल गया। तो हुआ क्या? क्यों? क्योंकि जो नए उद्योग बसे ना, अहमदाबाद की मिलें जो थी वो पुरानी हो चुकी थी। यहाँ की मिल मालिकों ने को ऐसा लग रहा था कि हम तो बहुत बड़े बादशाह, हम पिछड़ नहीं सकते, तो इनको लगा कि हमें कौन पिछाड़ेगा, हम तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। ऐसे में इन्होंने थोड़ी तकनीकी पर ध्यान दे दिया, और इनकी प्रौद्योगिकी पुरानी होती चली गई, इनने उसको नई नहीं कर पाया, नवीकरण नहीं हो पाया, और जो दूसरे केंद्र थे वो ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे, इस वजह से वो आगे बढ़ गए। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का, हमारे यहाँ वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। भारत के सभी नागरिकों को कपड़े की आपूर्ति करने के बाद भी हम लोग 1/3 जो वस्त्र होते हैं उसको निर्यात कर देते हैं। तो 1/3 यानी 1/3 भाग जो है हम लोग उत्पादन का दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में बेचा और पहना जाता है। उसके अलावा जैसे भारत में
हमने अहमदाबाद के बारे में पढ़ा, वैसे ही एनसीईआरटी में जापान के एक दूसरे शहर के बारे में बताया गया है, उसका नाम है ओसाका। ये जापान का ओसाका भारत के अहमदाबाद की तरह ही काफ़ी घना बसा हुआ है। किस चीज़ को लेकर के? सूती वस्त्र मिलों को लेकर के बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। दोस्तों, ओसाका में औद्योगिक विकास का क्या कारण रहा होगा? औद्योगिक विकास का जो भौगोलिक कारण, वो तो एक तो यह है कि वहाँ की जलवायु जो है, जलवायु तो सूती वस्त्र के लिए वही चाहिए जो भारत में है, जो और जगह पर भी होगी। उसका नाम है कोष्ण आर्द्र जलवायु। तो यहाँ पर कोष्ण आर्द्र जलवायु है और विशाल मैदान भी मिल गए तो बड़ी बड़ी मिलों को बसाने के लिए आसानी होगी। विशाल मैदान से मतलब क्या? जापान में भूकंप बहुत आते हैं दोस्तों, इसलिए भूकंप से बचने के लिए मैदानी इलाके जो थोड़े सेफ रहते हैं, और वहाँ पर उनको ओसाका में वो जगह मिल गई और इसी वजह से वहाँ पर कताई और बुनाई के लिए भी उपयुक्त जलवायु मिली। इस वजह से सूती वस्त्र उद्योग शुरुआत से ही वहाँ पर पनपने लगा, धीरे धीरे मॉडर्न हो गया वो, और ओसाका बन गया जापान का मैनचेस्टर। ओसाका एक जगह है जहाँ के जिसके आसपास एक नदी बहती है, उसका नाम है दोस्तों योडो नदी। योडो नदी इस ओसाका की सभी मिलों को, ओसाका नाम के इस मैनचेस्टर के सभी मिलों को पानी प्रोवाइड कर रही थी। दोस्तों, ओसाका उद्योग की विशेषता क्या है? एक तो यह है कि ओसाका उद्योग के आसपास कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। भले ही जापान में बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है, लेकिन कच्चा माल उसके पास नहीं। जलवायु है, जगह है, लेकिन कच्चा माल वहाँ पर कपास नहीं था। तो कपास के लिए वो क्या थे? पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर था। ये सारा माल दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाता था। किन देशों से मंगवाता था? अरे हम हैं, भारत बहुत प्रोडक्शन करता था। भारत से कपास जा रहा है, चाइना से जा रहा है, यूएसए से जा रहा है। तो भारत, चाइना, यूएसए और मिस्र, ये सभी देश इसको कपास भेजते थे, इसको कच्चा माल प्रोवाइड करते थे। कपास हो या सिल्क हो या जूट हो या पटसन हो, जो भी हम लोग भेज रहे थे। परिष्कृत उत्पाद क्या होता है? जैसे कपास जो होता है, कपास को आप मशीन में जाकर के उसको भंजा जाता है। भंजने के बाद जो रुई निकलती है, जो रेशे निकलते हैं, उसको बोलते हैं परिष्कृत उत्पाद। उसकी बाजार में अच्छी मांग होती है, और अच्छी मांग होती है तो उसे निर्यात किया जा सकता है। तो उसी को निर्यात किया जाता है क्योंकि वो उच्च गुणवत्ता वाला होता है। उच्च गुणवत्ता के साथ साथ एक तो क्या हो रहा, जापान इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि जापान को अच्छी गुणवत्ता वाला कच्चा माल सस्ते में मिल रहा था, क्योंकि उसके लिए तो सस्ता था, क्योंकि जापान को कच्चे माल पूरा आयातित करना था। तो उच्च गुणवत्ता वाला कम मूल्य के कारण एक अच्छा बाजार बन गया था ओसाका, और ओसाका ने अपने बिजनेस को यहाँ पर बूस्ट कर लिया। दोस्तों, तो यहाँ आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया हमारा फुल चैप्टर रिवीजन। आशा करता हूँ कि आपको इस पूरे संपूर्ण चैप्टर रिवीजन में काफ़ी मज़ा आया होगा, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्लीज़ अपने अनुभव शेयर करें, ताकि हमें पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको यूट्यूब पर हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए magnetband.com हमारी वेबसाइट है, जहाँ पर आप सर्च करोगे तो आपको एक विंडो ओपन होती हुई दिखाई देगी। इस विंडो में आपको करना क्या है, इस वेबसाइट में जैसे आप जाओगे आपको CBSE हिंदी मीडियम, CBSE इंग्लिश मीडियम ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करना है। CBSE हिंदी मीडियम पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे क्लास 12, क्लास 11, 10th, 9, 8, 7, 6 और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको करना है कि आपको 8th क्लास पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप 8वीं क्लास पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम के अंतर्गत। जैसे आप 8वीं क्लास में जाओगे, आपको 8वीं क्लास के जो आपके सारे सब्जेक्ट है वो टीचरों के साथ दिखाई देंगे, जिसमें विज्ञान है, गणित है, सामान्य अंग्रेजी है, और उसी के साथ में आपको क्या मिल जाएगा, आपको सामाजिक विज्ञान भी मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान अगर पढ़ना है तो दोस्तों वॉच नाउ पर क्लिक करें। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने खुल जाएगा दूसरा विंडो। इस विंडो में आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है, वहां देखना है वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। इस वॉच चैप्टर वाइज वीडियो के अंतर्गत हमने चैप्टर वाइज सारे वीडियो यहाँ पर डाल के रखे, और चैप्टर के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है, हर एक चैप्टर में 5-5, 6-6, 7-7 वीडियो जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग अलग बनाए गए हैं। उसमें वन शॉट रिवीजन भी है, सब कुछ आप देख सकते हो, एक साथ आपको सारे सीक्वेंस में मिल जाएंगे। और जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको वीडियो ओपन होता दिखाई देगा, और जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा वो आपको सीधा दिख जाएगा, और आराम से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक ऑनलाइन स्कूली शिक्षा है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।